चलिए परक्विजिट्स शुरू करते हैं। परक्विजिट्स एंड द टैक्सेबिलिटी। परक्विजिट्स मतलब क्या होता है, इसमें आपको फैसिलिटीज देता है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है। जैसे आपको घर दिया, जैसे आपको गाड़ी दिया, जैसे आपको कोई लैपटॉप दिया, जैसे आपको कोई मूवेबल एसेट दिया यूज करने के लिए, तो वो परक्विजिट की वैल्यू आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगी सैलरी के हेड में, ठीक है। ओके, अब देखो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो चार्ट बुक में दे रखा है वो दे रखा है कि भैया अगर आप कोई ऑफिशियल ड्यूटी पे अपने जेब से कुछ पैसा खर्चा करते हो और आपका एम्प्लॉयर आपको उसको रीइंबर्स करवाता है, मतलब जो एक्सपेंसेस आपने अपने जेब से करे हैं कंपनी आपको पैसा वापस दे रही है, तो भैया वो आपके लिए परक्विजिट नहीं रहेगा। क्योंकि भैया देखो कंपनी का काम है, मैंने अपने जेब से पैसा खर्चा करा है तो कंपनी मेरे को वापस देंगी। अब ये मेरे हाथों में काय का बेनिफिट हुआ, क्या टैक्स लगाओगे, नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, परक्विजिट तभी टैक्सेबल रहेगा अगर उसका लीगल ओरिजिन है, मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ खुद होके देता है तभी टैक्सेबल रहेगा। अगर अनऑथोराइज तरीके से आप कुछ छीन लेते हो, हड़प लेते हो, या फिर गलत तरीके से आप ले रहे हो एम्प्लॉयर से, गाड़ी चुरा लिया उसकी, तो ये परक्विजिट नहीं माना जाएगा। थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय की इनकम है, इस पे टैक्स भरना एम्प्लॉय का काम है। और अगर वो टैक्स एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर भर रहा है आपके बिहाफ पे, एम्प्लॉयर भर रहा है, तो एम्प्लॉयर आपकी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर रहा है, आपकी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर दे रहा है, और उसी को तो भैया परक्विजिट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो टैक्स अगर एम्प्लॉय के सैलरी पे एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल रहेगा परक्विजिट बोल के, ठीक है। बट एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 10(10)(c) जो कहता है अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, क्या है, अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है और उस पे टैक्स एम्प्लॉयर भर रहा है तो वो एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगा पीजीबीपी में और एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी में। सेक्शन 10(10)(c) कहता है अगर एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स पे कर रहा है तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे का जो टैक्स है वो टैक्सेबल नहीं रहेगा एम्प्लॉय के हाथों में, क्योंकि वो उसको एग्जम्प्ट रहता है। और अगर एम्प्लॉय को एग्जम्प्ट है तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ये अपन ने पीजीबीपी में देख लिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ डेफिनेशन है जो अपने को पता होनी चाहिए। पहला, हाउस होल्ड मेंबर्स, क्योंकि परक्विजिट्स सिर्फ एम्प्लॉय को दिया तो नहीं, एम्प्लॉय के मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड को, फैमिली वालों को दिया तो भी परक्विजिट माना जाता है। तो भैया उसके लिए फैमिली क्या होती है, स्पाउस, बीवी या पति, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस और पेरेंट्स, ये फैमिली मानी जाती है, ये मेंबर ऑफ हाउस होल्ड्स माने जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन, बहुत बार बोलते हैं 2 बच्चों की एजुकेशन, हॉस्टल फीस, तो 2 बच्चे कौन से आते हैं सर, एडॉप्टेड चाइल्ड आते हैं, हाँ। स्टेप चाइल्ड, हाँ, एडॉप्टेड चाइल्ड भी आते हैं, स्टेप चाइल्ड भी आते हैं, ओके, हाँ। अब ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ, मतलब जुड़वा बच्चे पैदा हुए आपको, आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज 1 चाइल्ड ओनली एंड एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल फॉर बोथ द चाइल्ड्स। मतलब देखो बहुत से बार ये लिखा होता है कि मैक्सिमम 2 बच्चों का एग्जम्पशन मिलेगा, तो अगर पहला बच्चा एक हुआ, दूसरा बच्चा भी एक हुआ तो भैया खत्म, नॉर्मल केस है। बट अगर आपको जुड़वा बच्चे हो गए तो क्या करना, जैसे पहले एक नॉर्मल बच्चा हुआ, फिर सेकेंड टाइम 2 बच्चे हो गए, तो सेकेंड टाइम ये जो 2 बच्चे रहेंगे ना, इनको एक ही चाइल्ड माना जाएगा और एग्जम्पशन 3 बच्चों का मिलेगा, पहले टाइम वाला 1 और दूसरे टाइम वाले 2 बच्चे, ठीक है, यही यहां पे लिखा है। और सर अगर पहले ही बार में 2 बच्चे हो गए तो भैया वो दोनों को 2 माना जाएगा और कोटा खत्म यहां पे आपका, ठीक है। ओके, यस, चलिए अब रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया मतलब घर दिया आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने आपको घर दिया। अब घर कैन बी फर्निश्ड, घर कैन बी अनफर्निश्ड, तो ये जो चीजें है ये अनफर्निश्ड की है। और अगर फर्नीचर दिया तो फर्नीचर की वैल्यू अलग से ऐड करनी है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, एम्प्लॉय कौन से टाइप के हो आप, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे तो क्या रहेगा परक्विजिट, जो लाइसेंस फी कोट करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो तो जो लाइसेंस फी कोट करी हुई है वो आपके हाथों में डायरेक्टली परक्विजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, मतलब प्राइवेट कंपनी है आपकी और वो आपको घर दे रही है, तो क्या रहेगा भैया, देखो घर
हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस इज टेकन ऑन रेंट और लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर। घर अगर एम्प्लॉयर का खुद का रहा तो क्या रहेगा, और घर उसने एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको दिया है तो क्या रहेगा। ठीक है, देखो हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में क्या है भैया, अगर जो शहर में, जो सिटी में आपको घर दिया है उसका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी विल बी योर परक्यूजिट। ठीक है, 10 लाख से 25 लाख की पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी विल बी परक्यूजिट, और 25 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है वो सिटी में जहां पे आपको घर दे रखा है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी योर परक्यूजिट। ठीक है, हाँ देखो हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, वापस से करते हैं, हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो भैया पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से 25 लाख है तो 10%, और 25 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट इन योर हैंड। अब ये सैलरी का डेफिनेशन क्या होता है ये अपन देखेंगे बाद में। ओके, हाउस इज रेंट और लीज्ड बाय द एम्प्लॉयर, घर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने किसी और से रेंट पे लेके आपको दिए हुआ है तो क्या होगा, देखो एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर घर के मालिक को देता है वो, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। भैया देखो यहां पे क्या रहेगा, लोअर ऑफ 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर होगा, ठीक है। अकोमोडेशन होटल में दिया है तो क्या रहेगा, होटल में दिया है तो क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था, ये याद भी होगा आपको, 24% मेरा बर्थ डेट, हाँ होटल चार्जेस और 24% विच एवर इज लोअर, 24% सैलरी का। ठीक है, बट ये होटल में याद रखना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, दोनों को सेम टैक्सेबिलिटी है। ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अगर घर दिया तो लाइसेंस फी, और अगर होटल दिया तो सेम टू सेम ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, बट होटल में एक और चीज आती है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रहे हो, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रहे हो और कंपनी आपको पहले 15 दिन के लिए होटल दे रही है तो वो केस में 15 दिन तक का होटल का जो वैल्यू है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं रहता, वो एग्जम्प्ट होता है, वो परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। बराबर है ना यार, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो आप तो 15 दिन आपको होटल देना पड़ेगा, तब जाके तो घर का जुगाड़ कर पाओगे आप, या कंपनी कर पाएंगे, इमीडिएटली थोड़ी होता है। तो बोले हाँ होटल में दिया तो पहले 15 दिन नो परक्यूजिट, 15 दिन के बाद में ये 24% और एक्चुअल होटल चार्जेस विच इज लोअर। ठीक है, ओके। अब ये वाला पॉइंट, ये होटल वाला पॉइंट यहां पे दे रखा है। चार्ट बुक सबके पास होंगी, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं, चार्ट बुक के बिना ये रिवीजन बिल्कुल भी व्यर्थ है। ठीक है, हाँ। होटल इज गिवन एट 2 प्लेसेस ऑन ट्रांसफर, मतलब आप पहले मुंबई रहते थे, अब आपको पुणे शिफ्ट करवाया, अब आपको होटल दिया, हाउस दिया गया, पहले मुंबई में था अब पुणे में भी दिया गया। अब मुंबई का घर एकदम से खाली करना पॉसिबल नहीं है तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 महीने अगर आपको 2 जगह पे हाउस दे रखा है, कंपनी ने घर दे रखा है, तो पहले 3 महीने फर्स्ट 90 डेज दोनों में से किसी भी एक घर का वैल्यू आप टैक्सेबल परक्यूजिट मान सकते हो, मतलब कम वाले का। और 90 डेज के बाद में भी आपके पास 2 घर है कंपनी ने दिए हुए तो दोनों घर की वैल्यू टैक्सेबल रहेंगी, दोनों घर की वैल्यू टैक्सेबल रहेंगी। ठीक है, ये यहां पे एकदम दे रखा है, पढ़ लेना आराम से। ये तो काय की बात थी, ये भैया जो अपन ने पढ़ा ना, ये जो पढ़ा ये था अनफर्निश्ड, ये था अनफर्निश्ड फ्लैट की वैल्यू। ठीक है ना, और अगर सर फर्नीचर के साथ दिया तो कुछ नहीं, अनफर्निश्ड का वैल्यू निकालो प्लस फर्नीचर का ऐड कर दो, फर्नीचर का ऐड कर दो। अब सर फर्नीचर का ऐड कैसे करें, अरे कुछ नहीं, देखो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का हो सकता है या उसने किसी और से रेंट पे लाके तुमको दिया, जैसे फ्रिज दिया किसी और से लाके तुमको दिया, सोफा दिया किसी और से लाके तुमको दिया, या उसका खुद का सोफा है, अगर उसका खुद का सोफा है तो डेप्रीसिएशन लो, डेप्रीसिएशन का वैल्यू लो, उतना फायदा हो रहा है ना। डेप्रीसिएशन कितना परसेंट निकलता है सैलरी में, 10% ऑन एसएलएम, मतलब एक्चुअल कॉस्ट पे 10%। और अगर उसने किसी और से रेंट पे लाके दिया तो रेंटल से इनकम, रेंटल चार्जेस। तो यहां पे देखो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन दे रखा है, क्या कहता है अभी ये देखो, टैक्सेबल परक्यूजिट इन अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्लस 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्निशन। अगर फर्नीचर ओन्ड है तो उसका 10%, और अगर फर्नीचर उसने किराए पे लाया हुआ है किसी और से तो भैया जितना किराया वो पे कर रहा है उतना तुम्हारे परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा, सिंपल है। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, 2 पॉइंट्स है। पहला है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर ऑफिशियल रेसिडेंस दिया तो वो परक्यूजिट नहीं रहता, टैक्सेबल नहीं रहता, और ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट्स को दे रखा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं रहता, बस इतना ही है। ठीक है, हाँ ओके। अब दूसरा कुछ मूवेबल एसेट्स दिया आपको यूज करने के लिए, मूवेबल एसेट दिया आपको यूज करने के लिए, तो भैया पहली बात याद रखना, लैपटॉप कंप्यूटर दिया कोई परक्यूजिट नहीं रहता, और लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई और मूवेबल एसेट दिया तो भैया जितना डेप्रीसिएशन कंपनी का हो रहा है उतना तुम्हारा फायदा हो रहा है, बस यूज करने दिया ना। हाँ,
तो अदर मूवेबल एसेट्स 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर ये मूवेबल एसेट्स किराए पे लाके तुमको दिए गए तो रेंटल चार्जेस, सिंपल है, ठीक है। और इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर पूरा कंप्लीटेड ईयर्स रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आपको 3 महीने के लिए दिया तो 3 महीने का डेप्रीसिएशन आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। आपको 8 महीने के लिए दिया तो 8 महीने का रेंटल इनकम, रेंटल चार्जेस आपके लिए परक्यूजिट रहेगा। एम आई क्लियर? यस। सर ये कंप्लीटेड ईयर्स क्यों लिखा है यहां पे, मतलब हमने तो ये सोचा भी नहीं था। अरे क्योंकि ये अगले वाले इसमें है ना, इसमें कंप्लीटेड ईयर्स को ही लेना पड़ता, ऐसा है क्या? ओके, गॉट इट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट एट डिस्काउंटेड और नॉमिनल प्राइस, कंपनी ने फ्रिज आपको दे दिया, बोले ले गरीब ले ले, सस्ते में ले ले। कंपनी ने आपको सोफा दे दिया, ये ले गरीब सस्ते में ले ले। मूवेबल एसेट्स आपको सस्ते में दिए कंपनी ने, ट्रांसफर कर दिए, यूज करने नहीं, यूज करने दिया तो ये वाला पॉइंट, और ट्रांसफर को दिया तो भैया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ट्रांसफर को दिया तो क्या आएगा? सर बोले कंपनी के हाथ में उसका कॉस्ट देखो, अरे पर कंपनी ने अगर यूज करे हुआ है तो, हाँ यहां पे बात आती है, कंपनी ने अगर यूज करे हुआ है तो डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा, बराबर। ये WDV देगा, जैसे समझ लो कोई एसेट है 10 लाख का, उसका डेप्रीसिएशन 2 लाख है, मतलब आज उसकी WDV कितनी है? 8 लाख। आपको कंपनी ने दिया 3 लाख में, मतलब 8 लाख की चीज आपको 3 लाख में मिली, फायदा हुआ 5 लाख का, ये 5 लाख का टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, बरोबर। ओके, इतना ही सिंपल है। देखो परक्यूजिट कितना रहेगा? WDV में से अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस करना है। अब WDV कैसे निकालना है भैया? WDV निकालना है एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करके। हाँ यही तो सब लफड़ा है। अरे सर ये डेप्रीसिएशन कौन सा, PGBP वाला? नहीं, सैलरी के रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अलग दिए हुए हैं। 2 बातें याद रखना, सैलरी के रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अलग दिए हुए, प्लस सेकंड चीज, ये डेप्रीसिएशन आपको सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स के लिए माइनस करना पड़ेगा। मतलब कंपनी ने अगर एसेट 3 साल 6 महीने यूज करा है तो आप डेप्रीसिएशन सिर्फ 3 साल के लिए माइनस करोगे, समझे? हाँ, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन डिडक्ट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज ओनली, डिडक्ट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज ओनली, भैया लिखा है यहां पे स्पेसिफिकली, और इसीलिए ये ऊपर यहां पे लिखा था कि कंप्लीटेड ईयर्स रिक्वायर्ड नहीं है, कंप्लीटेड ईयर्स रिक्वायर्ड नहीं है, ऊपर इसीलिए लिखा था। गॉट इट? अब देखो भैया क्या रेट्स है, एकदम से आप देख लो, आपकी स्क्रीन पे पूरा का पूरा दे रखा है, ये सुनना है सिर्फ। अच्छा कोई बच्चा ऐसा समझ रहा है कि ये पूरे रेगुलर फुल फ्लेज लेक्चर्स के सब्स्टिट्यूट है, तो नहीं, ये रिवीजन लेक्चर्स है। सिर्फ आपने जो चीजें पहले पढ़ रखी है मैं उसको गप 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 ब्रश अप करवा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो भैया देखो परक्यूजिट WDV माइनस आपसे जो कॉस्ट रिकवर्ड है वो, WDV कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन का रेट कौन सा, PGBP वाला लेना है? नहीं, डेप्रीसिएशन का रेट PGBP वाला नहीं लेना है, यहां पे रेट्स अलग से दे रखा है। प्लस सेकंड चीज याद रखना, इसमें 180 डे वगैरह वाला कंडीशन नहीं लगता, जितने साल कंपनी ने यूज करा है उतने सालों का डेप्रीसिएशन माइनस करना है। और यहां पे कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज ओनली, मतलब 3 साल 9 महीने यूज करा है कंपनी ने, तो भैया आपको सिर्फ 3 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। सर क्या रेट से डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा? अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है तो 50% ऑन WDV, अगर कार दे रखी है तो 20% ऑन WDV, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस 50% ऑन WDV, कार 20% ऑन WDV, और बाकी एसेट्स नॉर्मल 10% ऑन SLM। हाँ, नॉर्मल रेट क्या है सैलरी में? 10% ऑन SLM, पर ये कंप्यूटर और मोटर कार का अलग से रेट दे रखा है, 50% ऑन WDV और 20% ऑन WDV, बाकी सारे एसेट्स को 10% ऑन SLM लेंगे, दैट्स इट। ओके, फिर गिफ्ट वाउचर मिला, टोकन मिला, या कोई वो आते हैं ना गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह, हाँ, तो उसके लिए आपको परक्यूजिट कितना रहेगा? एम्प्लॉयर से आपको गिफ्ट मिला तो परक्यूजिट रहेगा जितने का वो गिफ्ट का वैल्यू है वो। अगर गिफ्ट कैश में मिला तो पूरा का पूरा गिफ्ट टैक्सेबल, जैसे एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया 21,000 रुपए, अब ये आपके हाथों में IFOS में टैक्सेबल नहीं होगा, बरोबर। एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दिया, भैया ये लो एक दिवाली के 21,000 रुपए, पूरे के पूरे 21,000 रुपए कैश में आए या अकाउंट पे चेक से आए या अकाउंट में आए, तो भैया पूरे के पूरे 21,000 टैक्सेबल, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे सकता है, बोले घड़ी ले लो भैया इस बार 18,000 की, अब 18,000 में से अगर गिफ्ट इन काइंड मिलता है तो 5,000 रुपए का एग्जम्पशन है, बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। कैश में मिला पूरा टैक्सेबल, इन काइंड मिला तो 5,000 का एग्जम्प्ट, उसके ऊपर का टैक्सेबल। सिंपल है। ओके, देखो यहां पे लिखा है
5,000 का एग्जाम्पशन है अगर इन काइंड मिला है तो, और कैश गिफ्ट्स आर फुली टैक्सेबल विदाउट एनी एग्जाम्पशन। अगर कंपनी आपका टेलीफोन बिल, मोबाइल फोन का बिल पे करती है, रीइंबर्स करती है, भैया उसको परक्यूजिट मत मानो, चिंदी काम है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड और क्लब के अंदर दो चीजें थी, जो अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है, खर्चा हो रहा है एम्प्लॉयर को, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का मेरा कंपनी ने मेरे को क्रेडिट कार्ड दिया है, इस साल का पूरा क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो था 12 लाख रुपए, ठीक है। 12 लाख में से कुछ कंपनी के लिए खर्चा करा गया और कुछ मैंने पर्सनल खर्चा करा। तो भैया जो कंपनी के लिए खर्चा करा 12 लाख में से 8 लाख का कंपनी के लिए खर्चा है, तो बचा हुआ 4 लाख मेरे पर्पस के लिए करा। हाँ, तो मेरे पर्पस के लिए करा तो मेरे को 4 लाख टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, ये जो खर्चा कंपनी के ऑफिशियल पर्पस के लिए करा ना, इसके लिए पूरे के पूरे आपको वाउचर्स, बिल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जाके ही ये माइनस होगा। देखो, ठीक है, तो यहां पे लिखा है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस परक्यूजिट इज इक्वल टू एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस एक्सपेंस फॉर ऑफिशियल पर्पस, ठीक है। इसके अंदर एक याद रखना कि जो पहले की मेंबरशिप फीस है, जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको दे रही है, तो कंपनी को जो मेंबरशिप फीस लग रही है, सेम क्लब के केस में इनिशियल कॉर्पोरेट मेंबरशिप जब कंपनी ने लिया तो वो पूरे के पूरे कंपनी ने लिया है, वो किसी एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट नहीं माना जाता, ठीक है ना। ओके, आपको डोमेस्टिक सर्वेंट दिया कंपनी ने, आपके घर पे नौकर चाकर दिए, तो जितने उसकी सैलरी है वो, ठीक है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। अब एक और चीज इसके अंदर आती है भैया, बहुत खास वाली, जिसपे एक सर्क्यूलर आया था कि देखो कंपनी ने आपको एम्प्लॉयर गार्ड, मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट तो दिया, गार्डनर, बट वो गार्डनर घर के साथ में आया हुआ है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो, कंपनी ने आपको घर दिया, ठीक है, घर के अंदर गार्डनर, गार्डन था, गार्डन को संभालने के लिए गार्डनर था, तो भैया वो गार्डनर क्या कंपनी ने मेरे को स्पेसिफिकली दिया है? अरे नहीं नहीं, मैं अगर नहीं भी रहता था ना तो भी कंपनी वो गार्डन मेंटेन करने के लिए गार्डनर लगाती ही थी, तो वो गार्डनर की सैलरी मेरे सर पे मत मंडो, मैं परक्यूजिट नहीं मानूंगा उसको, ये है। बट हां, घर मेरा है, कंपनी ने मेरे को घर दिया, उसमें मैंने गार्डन लगवाया और फिर कंपनी ने गार्डनर दिया, तो वो टैक्सेबल रहेगा। घर के साथ में गार्डन पहले से ही था और मेरे आने के पहले भी गार्डनर था, तो भैया मेरे आने के वजह से नहीं हुआ, तो भैया वो मेरे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहेगा। ओके, हाँ। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर दिया तो सिंपल है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में एक पॉइंट अभी आजकल नया आने लग गया कि भैया कंपनी जो है आपकी वो खुद इलेक्ट्रिसिटी बना रही है और आपको दे रही है, तो वो केस में क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वो केस में क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। कंपनी ने आपको लोन दिया पर लोन में इंटरेस्ट नहीं लगाया, या मार्केट रेट है 12%, आपसे लिया 3%, तो भैया जितना 9% है ना वो आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। जैसे कंपनी ने आपको 15 लाख रुपए दिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3%, एट द रेट ऑफ 2%, और मार्केट में कितना है? 12% है, तो 10% का आपका फायदा हो रहा है पूरे साल भर का, तो 15 लाख का 10%, मतलब 1.5 लाख रुपए आपके लिए परक्यूजिट रहेगा टैक्सेबल वाला, ठीक है। हाँ, बट इस पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इस पे क्वेश्चन वैसे आते हैं, कौन सा? अरे एडवांस या लोन अगेंस्ट सैलरी है ना, हाँ, लोन ले लिया और बाद में धीरे धीरे सैलरी में से एडजस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? मंथली बैलेंसेस कम होते हैं, मतलब 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग कितना था, या 30 अप्रैल को फर्स्ट मंथ के, इस साल के फर्स्ट मंथ के एंड में आउटस्टैंडिंग था 12 लाख, फिर अप्रैल मंथ की सैलरी में से 1 लाख कम हुआ, तो मई में 11 लाख आउटस्टैंडिंग है, फिर जून में 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पे परसेंटेज वाइज लगाना पड़ेगा। जैसे 10% पूरे साल भर का है ना, तो 10/12 एक महीने का हो गया, और हर मंथ के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा जो बचा है, और इसका क्वेश्चन अपन ने कंसेप्ट बुक के अंदर कर रखा है, बोलना मत, सर फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं, ठीक है। हाँ, तो भैया कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसबीआई का जो रेट है वो माइनस जो कंसेशनल रेट पे आपको कंपनी ने दिया है, मतलब जितना आपका डिफरेंस है, ये एसबीआई का रेट 12 है और आपको दिया है 2%, मतलब 10%, इनटू आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस ऑफ लोन, हर महीने का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। और अगर एक साथ डायरेक्टली पूरा का पूरा लोन दे दिया और बाद में कभी आपने रिपे कर दिया, मतलब पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया, डायरेक्टली ऐसे निकाल के ले देंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन पड़े हुआ है, अगर ये याद नहीं आया होगा तो कंसेप्ट बुक जाओ और देख लो क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर मैंने बना रखा है।
दो केसेस में परक्यूजिट नहीं रहता, अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपए या उससे कम है तो, मतलब चिंदी विंदी लोन दिया, अरे छोड़ रहे भाई इसको, कहा इसको परक्यूजिट में डाल दे, कौन इतना कैलकुलेशन करेगा, छोड़ दे। या दूसरा, लोन आपको किसी स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए दिया हुआ है, जो जानलेवा बीमारी है, जो स्पेसिफाइड है, आपको ये याद नहीं रखना स्पेसिफाइड क्या है, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला तो जितना क्लेम का अमाउंट मिला है उतना परक्यूजिट रहेगा, सिंपल सी बात है। कैसे सर? देखो 15 लाख रुपए मेडिकल एक्सपेंस था, ठीक है, कंपनी ने आपको 15 लाख रुपए दिया, तो ये परक्यूजिट नहीं रहेगा, आपका क्लेम वेम नहीं है। अब 15 लाख रुपए क्लेम था और कंपनी ने आपको 15 लाख दिया, बट भैया इसका जो क्लेम मिलने वाला है ना, वो क्लेम मिलने वाला है 5 लाख रुपए का, तो भैया खर्चा 15 लाख का है, 5 लाख का क्लेम मिल रहा है, मतलब आपने कंपनी से सिर्फ 10 लाख लेने चाहिए थे, आपने 15 लाख लिए, तो ऊपर के 5 लाख टैक्सेबल परक्यूजिट। और इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, अगर जो क्लेम रिसीव्ड है, अगर क्लेम मिलता है तो जो क्लेम का अमाउंट है वो परक्यूजिट रहेगा, क्योंकि उतना आपने नहीं लेना चाहिए था, सिंपल है। अब इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको समझ में आ चुके होंगे, क्लास के अंदर बड़ी डिटेल में करवाए हुआ है, अभी नहीं करवा सकते इससे ज्यादा, ठीक है, ओके, यस। चलो पहले मेडिकल फैसिलिटी देख लेते हैं, बाद में कार देखेंगे सबसे लास्ट। मेडिकल फैसिलिटीज, भैया सिंपल सी चीज है, मेडिकल फैसिलिटीज के केस में दो टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती है, मतलब आपका इलाज करवा रही है आपकी कंपनी, एक तो इंडिया में करवा सकती है या इंडिया के बाहर करवा सकती है। इंडिया में करवाए तो 4 जगह पे करवाए तो एग्जम्प्ट है, इसमें परक्यूजिट नहीं रहेगा। जैसे एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, वहां पे आपका इलाज हो रहा है, कोई परक्यूजिट नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका इलाज हो रहा है, कोई परक्यूजिट नहीं है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप गए आपका इलाज होने को करने को, पर वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने बोला नहीं नहीं हमारे यहाँ ये नहीं होता, आप इस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, जो रेकमेंड करा है गवर्नमेंट वालों ने, तो भैया प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जो रेकमेंडेशन के बेसिस पे गए, वहां पे भी टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहेगा। या फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जिन हॉस्पिटल्स को अप्रूव कर रखा है, ये 4 जगहों पे अगर आपका इलाज होता है तो कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा। और इसके अलावा कोई और फैसिलिटी आपको मिल रही है और जिसका पैसा कंपनी पे कर रहा है तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। जैसे आपका फैमिली डॉक्टर आपके घर में नर्स ला दिया आपका ध्यान रखने को, बोले इलाज करवाओ भैया का, तो इसके अलावा कोई और अदर फैसिलिटी है तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चेंज आया कि भैया कोविड के ड्यूरेशन में, कोविड के दौरान जो स्पेसिफाइड चीजें हैं उसके लिए भी परक्यूजिट नहीं रहेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, कोविड से रिलेटेड कुछ आया और उसका इलाज आपकी कंपनी ने करवाया तो भैया उसका कोई खर्चा नहीं आता, उसका कोई टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहता। गॉट इट। फैमिली डॉक्टर्स, घर पे नर्स आई तो उनके लिए अगर कंपनी पे कर रही है तो भैया वो टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, याद है आपको ये, ठीक है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, 3 टाइप के खर्चे रहेंगे, एक तो बाहर जाने का, इंडिया के बाहर जाने का, दूसरा वहां पे रहने का, और तीसरा ट्रीटमेंट का कॉस्ट, ठीक है। हाँ, पहला ट्रीटमेंट का कॉस्ट, दूसरा स्टे का कॉस्ट और तीसरा ट्रैवल का कॉस्ट। तो देखो भैया, ट्रीटमेंट का कॉस्ट और स्टे का कॉस्ट ये एग्जम्प्ट रहेगा उतने अमाउंट तक जितना आरबीआई परमिट करता है। इस पे क्वेश्चन भी बना रखा था जिसमें आरबीआई ने 75,000 परमिट करा था और पूरा खर्चा हुआ था 96,000, तो 75,000 टैक्सेबल नहीं था और ऊपर का 21,000 टैक्सेबल था, बरोबर है। हाँ। और आरबीआई कितना परमिट करता है सर, हमको कैसे पता चलेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, एग्जम्प्ट अप टू परमिटेड बाय आरबीआई, अमाउंट ग्रेटर देन परमिटेड बाय आरबीआई, वो अमाउंट आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट और स्टे में कोई लफड़ा नहीं है, ट्रैवलिंग में लफड़ा है। ट्रैवलिंग का अमाउंट सबको एग्जम्प्ट नहीं रहता, ट्रैवलिंग का अमाउंट उनको ही एग्जम्प्ट रहता है जिनका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए या उससे कम है। ट्रैवलिंग का अमाउंट उसको ही एग्जम्प्ट रहता है जिसका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए या उससे कम है। क्लियर है? हाँ। और हाँ, 2 लाख रुपए से कम है तो भी ट्रैवलिंग का उतना ही एग्जम्प्ट रहेगा जितना आरबीआई परमिट करती है। क्लियर है? मतलब आरबीआई ने क्या करा है, लिमिट्स डाल रखी है। भैया आप जा रहे हो, ठीक है जाओ, 100 लाख 25 लाख का खर्चा कर दो, हम मैक्सिमम 15 लाख तक देंगे, या इस अलग अलग टाइप पे, समझ रहे हो? ओके, कुछ पॉइंट्स है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस आपको अगर मिल रहा है तो मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ये तो दे रखा है अपन ने, पहले ही पढ़ रखा है। डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर है, ठीक है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कंपनी आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रही है अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या IRDA से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर अप्रूव्ड स्कीम में आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस निकल रहा है और उसका प्रीमियम
कंपनी पे कर रही है तो वो आपके हाथों में परक्यूजिट नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। फिर तीसरा पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी पे कर रही है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब आप बीमार पड़ गए तो भैया वो इंश्योरेंस वाली कंपनी को पैसा देगी, और लाइफ इंश्योरेंस मतलब आप अगर टपक गए तो हेल्थ इंश्योरेंस टैक्सेबल नहीं रहता अगर अप्रूव्ड स्कीम में बनाया है तो, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो भैया वो परक्यूजिट रहता है, वो परक्यूजिट है, ठीक है। और फॉर दिस पर्पस फैमिली मीन्स स्पाउस आपकी बीवी, आपके मैक्सिमम 2 बच्चे, ठीक है ना, ये 2 बच्चों का, डिपेंडेंट पेरेंट्स प्लस ब्रदर्स प्लस सिस्टर्स, आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, आपका डिपेंडेंट भाई बहन, क्लियर, इनका भी इलाज करवा सकती है, गॉट इट, ओके। फ्री एजुकेशन आपको दे रही है कंपनी, ट्रेनिंग दे रही है आपको, भैया उनके फायदे के लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन मिल रहा है, एजुकेशन आपके फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है तो भैया पूरा का पूरा टैक्सेबल। फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन मिलना अलग चीज है, और आपके बच्चों को एजुकेशन मिलना अलग चीज है। मतलब बच्चों को मिलना मतलब मेरी बच्ची को मिला, और फैमिली मेंबर को मिलना मतलब मेरी मम्मी पापा, मेरी भाई बहन या मेरी बीवी को मिला, गॉट इट। बच्चों को मिला तो वहां पे थोड़ा सा अमाउंट एग्जम्प्ट है, फैमिली मेंबर्स को मिला तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। पूरा का पूरा अमाउंट मतलब, अरे देखो मेरी बहन मेरे एम्प्लॉयर के किसी स्कूल में आती है तो जितनी वो स्कूल की कॉस्ट है जो बाकी बच्चों से ली जाती है उतना मेरे लिए परक्यूजिट रहेगा, गॉट इट। मेरी बच्ची वहां जाती है तो वो सेम चीज, जितनी कॉस्ट वहां के बच्चों से ली जाती है, बट 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट रहेगा, 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट रहेगा, और ये आपको मालूम है, होना है नहीं तो होना चाहिए था, ठीक है, ओके। और तीसरा, अगर स्कॉलरशिप मिलती है आपके बच्चे को आपकी कंपनी से, जैसे मेरा बच्चा रिलायंस में पढ़ रहा है, धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप मिली तो भैया मेरे बच्चे थोड़ी मिली, मेरे को भाई वो टैक्सेबल कर रहे हैं, वो तो वो टैलेंटेड है, ओके गॉट इट, कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा, क्लियर है, यस। अगर क्लियर होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, ओके, यस। इसके बाद कार के केस में अगर आपको कंपनी ने दिया गाड़ी, क्या दिया, गाड़ी, तो भैया क्या परक्यूजिट रहेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात इसके अंदर याद रखना, मंथली बेसिस पे परक्यूजिट रहेगा, जितने महीने के लिए आपको गाड़ी दिया उतने महीने का ही टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, ठीक है। और मंथ मतलब कंप्लीटेड मंथ्स, मंथ मतलब कंप्लीटेड मंथ्स, 3 महीने और 20 दिन के लिए दिया तो 3 महीने का टैक्सेबल परक्यूजिट आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो कार से रिलेटेड क्या क्या खर्चे हो सकते हैं एक बार सोच लो, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, गाड़ी का पेट्रोल मेंटेनेंस का खर्चा और ड्राइवर, ये 3 चीजों के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर गाड़ी पूरी की पूरी उसकी है मतलब कंपनी की है और खर्चे भी पूरी कंपनी कर रही है और मैं उसको पूरा का पूरा पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो भैया हर चीज मेरे अंदर इंक्लूड हो जाएंगी मेरे परक्यूजिट में। गाड़ी कंपनी की है, खर्चा भी कंपनी कर रही है और यूज काय के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए, अरे भैया तो मेरा क्या फायदा हुआ इसमें, तो कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा, समझे, ओके। तो देखो यहां पे इस तरीके से मैंने कॉलम बना रखे, ओन्ड बाय मतलब गाड़ी किसकी है, खर्चे कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है, और टैक्सेबल परक्यूजिट कितना रहेगा उस हिसाब से यहां पे आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझना, इसमें रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है। गाड़ी कंपनी की है, एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है और यूज काय के लिए कर रहे हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो भैया आपके हाथों में कोई टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, कंपनी की गाड़ी कंपनी का काम है, कोई परक्यूजिट नहीं रहेगा। दूसरा, गाड़ी कंपनी की है, एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है और मैं उसको फुल्ली अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, धड़ाल गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जा रहा हूं उसके अंदर, तो बोलते हैं जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो रहा है गाड़ी पे वो प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर, खर्चा जितना एक्चुअल में हुआ, ड्राइवर की जितनी एक्चुअल सैलरी है वो, ठीक है, ड्राइवर की जितनी एक्चुअल सैलरी है, आपने पढ़ा होगा 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर की सैलरी रहती है, बट वो ड्राइवर की सैलरी की लिमिट यहां पे नहीं है, फुल्ली पर्सनल पर्पस के केस में नहीं है, क्लियर है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन कार, जितना पूरा खर्चा हो रहा है महीने का, जितने ड्राइवर की पूरी सैलरी है वो प्लस डेप्रीसिएशन कार का, और कार अगर रेंट पे ला रखी है एम्प्लॉयर ने तो जितना उसका रेंट है वो, क्लियर है, ओके। यहां पे देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय आर डिडक्टिबल, अगर मेरे से कुछ पैसे ले रहा है वो तो डिडक्शन मिलेगा मेरे को उसका, मतलब वो माइनस हो जाएंगे परक्यूजिट की वैल्यू में से। और 900 रुपए की कोई लिमिट नहीं है ड्राइवर की सैलरी पे, क्यों, अरे आगे ड्राइवर की सैलरी पे लिमिट है 900 रुपए की, ठीक है, इसलिए, ओके सर।
तीसरा, गाड़ी कंपनी की, खर्चा भी कंपनी कर रही है और उसको यूज कर रहे हैं पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, 50-50 पर्पस के लिए। गाड़ी कंपनी की, खर्चा भी कंपनी कर रही है, बट यूज कैसे कर रहे हैं? आधा कंपनी के लिए, आधा मेरे लिए। अब आधा जरूरी नहीं है, 20-80 भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो क्या रहेगा सर? तो डिपेंड करेगा गाड़ी का कैपेसिटी कितना है। अगर 1600 सीसी या उससे कम है, कैपेसिटी 1600 सीसी या उससे कम है, तो 1800 रुपए पर मंथ आपके लिए परक्यूजिट रहेगा। और अगर ड्राइवर भी दे रखा है तो ड्राइवर की 900 रुपए पर मंथ की वैल्यू ऐड कर दो, तो भैया 1600 आपकी गाड़ी की सीसी जो आपको मिली है वो है 1500 सीसी, तो आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट कितना रहेगा? 1800 पर मंथ। और साथ में ड्राइवर भी दिया है तो 900 और ऐड कर दो, 2700 पर मंथ का परक्यूजिट है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, हाँ जी सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया था। ठीक है, तो देखो भैया, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो डिपेंड करेगा गाड़ी का कैपेसिटी कितना है। 1600 सीसी या उससे कम है तो 1800 रुपए परक्यूजिट रहेगा। और ड्राइवर की सैलरी, अगर ड्राइवर अलग से दिया है तो 900 रुपए पर मंथ, मतलब 2700 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं ये ड्राइवर का याद मत रखना, 1800 रुपए याद रखना 1600 सीसी या उससे नीचे के लिए, और 2400 रुपए याद रखना 1600 सीसी के ऊपर के लिए। ठीक है, ड्राइवर दे रहे तो 900 रुपए ऐड कर दो। बट सिर्फ एक केस में ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी जाएगी, वो है फुल्ली पर्सनल वाले केस में। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे केस में ड्राइवर का 900 रुपीज पर मंथ का टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा आपके हाथों में। ठीक है, तो लेस देन 1600 सीसी 1800, ग्रेटर देन 1600 सीसी 2400 रुपए। ठीक है, ओके। और इसके अंदर अगर कोई एक्सपेंसेस आप एम्प्लॉय से रिकवर करते हो तो वो डिडक्टिबल नहीं रहता, मतलब सब कुछ काट पीट के ये दे रखा है। और ड्राइवर की सैलरी 900 रुपए पर मंथ रहेगी अगर ड्राइवर प्रोवाइडेड है तो। ठीक है, ओके। अब ये फोर्थ वाला केस देखिए, गाड़ी एम्प्लॉयर की बट खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉय खुद कर रहा है, तो ऑब्वियसली परक्यूजिट का वैल्यू कम रहेगा। और यूज कर रहा है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए, तो वही सेम चीज, लेस देन 1600 600 रुपए और ग्रेटर देन 1600 900 रुपए। 600 रुपए पर मंथ, 900 रुपए पर मंथ। ड्राइवर दिया तो 900 रुपीज पर मंथ ऐड कर देना। तो याद अपने को क्या क्या रखना है भैया? 1800, 2400, 600, 900। एम्प्लॉयर है, मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, तो 1800 रुपए पर मंथ, 2400 रुपए पर मंथ। और गाड़ी एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो भैया 600 रुपए पर मंथ और 900 रुपए पर मंथ। क्लियर है? यस। फिफ्थ वाला केस, गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है और यूज हो रहा है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए। तो एम्प्लॉय के हाथों में मैक्सिमम क्या टैक्सेबल हो सकता है? मैक्सिमम क्या टैक्सेबल हो सकता है? खर्चा। क्यों? गाड़ी का डिप्रिसिएशन उसका खुद का है और खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो खर्चा पर उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा गाड़ी का वैल्यू, क्योंकि 50% ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो एक्चुअल एक्सपेंस में से ये माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, उसका अमाउंट 1800 रुपए और 2400 रुपए, ये माइनस करना है। ठीक है, ओके। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय का है, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही, तो खर्चा तो गाड़ी तो एम्प्लॉयर की है, खर्चा एम्प्लॉय खुद कर रहा है, तो बस गाड़ी का डेप्रिसिएशन 10% एक्चुअल कॉस्ट। और गाड़ी अगर हायर करके लाई है, रेंट पे लिए तो रेंट। ठीक है, बाइक दे रखा है, एम्प्लॉय की बाइक है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो 50-50 है, तो एक्सपेंस इनकर्ड उसमें से 900 रुपए पर मंथ माइनस कर दो मैक्सिमम। अरे गाड़ी तो इसकी खुद की है, सिर्फ खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो भैया ऑब्वियस है जो खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर उसमें से 900 रुपए पर मंथ गाड़ी के माइनस कर दो, बचाओ अमाउंट टैक्सेबल। ओके। उसके बाद अगर दो कार दे रखी है आपको और आप कह रहे हो दोनों कार 50-50% के लिए है, तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। दोनों कार आप आधे आधे ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब एक कार में पाव जा रहा है, एक कार में आपका हाथ जा रहा है, ऐसे होता है नहीं। तो अगर दो कार दे रखी है आपको और आप दोनों को पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल क्लेम कर रहे हो, तो बोले ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में से कोई भी एक कार 50-50 चलेगी और दूसरी कार फुल्ली पर्सनल मान के टैक्सेबल परक्यूजिट निकालना पड़ेगा। ओके। फिर जजेस वजेस को दिया तो टैक्सेबल नहीं है, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, सर्विंग चेयरमैन वगैरह को दिया तो टैक्सेबल नहीं है कार के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल था, मेरे को लग रहा है अभी ये क्लियर हो चुका होगा।
खाना बना दिया आपको, जैसे ऑफिस में कॉफी मिलती है, चाय मिलती है, वो उसके टैक्स लोगे हमसे? नहीं नहीं, वो तो हम काम कर रहे हैं भैया इसलिए कॉफी पी रहे। तो अगर आपको बेवरेजेस वगैरह दिया, स्नैक्स दिया ऑफिस आवर्स में, तो वो परक्यूजिट नहीं रहता। खाना दिए तो टैक्सेबल रहता है। मील प्रोवाइडेड इन ऑफिस परक्यूजिट रहेगा कितना, याद रखना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तो यहां पे इस तरीके से लिखा है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 50 माइनस अमाउंट रिकवर्ड। मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। देखो पर प्लेट कितना रुपए, तो समझ लो 300 रुपए पर प्लेट का खाना है, उसमें से पहले 50 रुपए तो माफ कर दो, 50 रुपए तक कोई टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। नॉर्मल खाना दे रहे हो तो, लग्जरी दे रहे हो तो टैक्सेबल परक्यूजिट है। 50 रुपए तक कोई माफ कर दो, तो 50 रुपए गए, तो भैया टैक्सेबल परक्यूजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 250 रुपए। उसमें से कुछ रिकवर करा आपसे ले रहे 100 रुपए थाली, तो भैया 150 रुपए टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि भैया पहले 50 रुपए तक कोई वैल्यू टैक्सेबल नहीं रहेगी परक्यूजिट का। मतलब अगर आपको एम्प्लॉयर खाना देता है और उसकी पर कॉस्ट, पर थाली या पर प्लेट का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो भैया 50 रुपीज तक कोई टैक्सेबल नहीं है। 50 रुपीज के ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल है। तो भैया 300 रुपए दिया, उसमें से 50 माइनस कर दो, 250 रुपए टैक्सेबल है। उसमें से 100 आपसे वसूल करे हैं तो 150 रुपए टैक्सेबल है पर प्लेट। ठीक है, पर डे के हिसाब से, और जितने नंबर ऑफ डेज है इनटू मल्टीप्लाई कर देना। मोस्टली 300 नंबर ऑफ डेज माने जाते हैं साल में, वर्किंग डेज। अगर क्वेश्चन कुछ अलग दिखाता है तो वो अलग मानना, नहीं तो 300 मानना। ओके, यस। फिर उसके बाद यहां दो चीजें, एक ऑफिशियल टूर पे आप जा रहे हो और अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ ले जा रहे हो, तो आपका खर्चा कंपनी का है, वो कंपनी देगी। फैमिली मेंबर्स का खर्चा आपने करना चाहिए, कंपनी कर रही है, तो जितना फैमिली मेंबर का खर्चा है उतना अपने हाथों में टैक्सेबल रहेगा। ऑफिशियल टूर को आपने एज अ वैकेशन एक्सटेंड कर दिया, 3 दिन के लिए गए थे, ट्यूसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आपने सोचा 2 दिन सैटरडे संडे ये छुट्टी है भैया, चलो यही रह लेते, गोवा में गए थे आप, तो भैया ये जो 2 दिन का खर्चा है ना, वो आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। ये सब ऑन पेपर है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ। और फिर उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर का लास्ट वाला पॉइंट है। स्वेट इक्विटी शेयर आपको कंपनी ने दिए, तो जो एक्सरसाइज डेट है, जिस दिन आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से जो अमाउंट आपसे वसूल किया गया है वो एफएमबी ऑन एक्सरसाइज डेट 300 रुपए है, 300 रुपए, और आपसे लिया गया 150 रुपए या 200 रुपए आपसे लिया गया, तो 300 में से 200 माइनस कर दो, 100 रुपए आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा। और ये तब टैक्सेबल रहेगा जब आपको अलॉटमेंट किए जाएंगे शेयर्स के। क्लियर है? यस। उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन, कुछ नहीं है भैया। लीव ट्रैवल कंसेशन, आपको जाना है अपने छुट्टियों पे इंडिया के अंदर फैमिली के साथ। ठीक है, आपकी फैमिली आप लेके जा रहे हो। देखो क्या रहता है बेसिकली, कंसेप्ट क्या है कि भैया आपको छुट्टी चाहिए रहती है, तब जाके आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो कहते हैं भैया एक काम करो, आप जाओ छुट्टी लेके जाओ, जो ट्रैवल है ना, जो ट्रैवल है हम देंगे इंडिया के अंदर ही। इंडिया के बाहर जाओगे तो डिडक्शन, मतलब इंडिया के बाहर आपको कंपनी बेच सकती है, बट वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा। एग्जाम्प्ट क्या रहेगा, इंडिया के अंदर आप जा रहे हो, और क्या एग्जाम्प्ट रहता है, ट्रैवलिंग। सिर्फ याद रखना, ट्रैवलिंग का फेयर जो है वही एग्जाम्प्ट रहेगा। होटल का खर्चा, टैक्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब टैक्सेबल रहता है। ठीक है, ओके। तो जर्नी इन इंडिया अलोंग विथ फैमिली, फैमिली के साथ जा सकते हो। फैमिली का डेफिनेशन सेम एज मेडिकल फैसिलिटी है। 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ 2 जर्नी चलती, 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी चलती, पता है। और ये खर्चा एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे, मतलब एक्चुअली जाना पड़ेगा तब जाके डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये जो एग्जम्पशन है ये काई के लिए, सिर्फ बस फेयर, रेल फेयर या एयर फेयर के लिए। होटल चार्जेस, खाने के चार्जेस, टैक्सी वगैरह वगैरह अलग से टैक्सेबल रहती है। ठीक है, 4 साल के ब्लॉक में आप 2 बार जा सकते हो। अब अगर पहला ब्लॉक है 17 से 21, 2017 से 2021 का ब्लॉक है, ठीक है, 22 से 26 का ब्लॉक है, 22 से 25 का ब्लॉक है, 2017 से 2021 तक ब्लॉक था, 2022 से 2025, अच्छा 26 है, 5 साल का ब्लॉक था रहता। ठीक है, अब सुनो, ये इसको उड़ा दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है अपने को। हाँ, अब ब्लॉक 1 के अंदर आपको कितनी फैसिलिटी अलाउड है, 2 बार जाने की। ब्लॉक 2 के अंदर आप कितने बार जा सकते हो, 2 बार। अब ब्लॉक 1 के अंदर आप 2 बार गए नहीं, आप 1 बार गए या गए ही नहीं,
तो इसकी जो लीव ट्रैवल कंसेशन है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सिर्फ एक, मतलब ब्लॉक 1 में आप एक बार गए तो एक बचा है, तो ये एक अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और अगले ब्लॉक के पहले साल में ही आपको इसको रिडीम करवाना पड़ेगा। अगले ब्लॉक के पहले साल में ही आप इसका एग्जम्पशन ले सकते हो। समझे? ये करवाया हुआ है क्लास के अंदर बहुत डिटेल में। ओके, ये लिखा है कैरी फॉरवर्ड, वन एग्जम्पशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। और ये एक ही कंसेप्ट है जो कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है इनकम टैक्स के अंदर। कितना एग्जम्पशन रहेगा सर? ये लिखा है यहाँ पे एग्जम्पशन। अगर आप हवाई जहाज से, एरोप्लेन से जा रहे हो तो इकोनॉमी क्लास और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर एग्जम्प्ट रहेगा। ट्रेन से जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास का फेयर या अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर। आप रोड से जा रहे हो जहां पे ट्रेन अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है भैया ट्रेन से जाओ, बोले नहीं हमको रोड ट्रिप करनी है, तो रोड ट्रिप करनी है तो ठीक है करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम एग्जम्पशन कितना देंगे? ट्रेन के अमाउंट का। ये एग्जम्पशन सेम एज 2। रेल अवेलेबल नहीं है पर बस अवेलेबल है तो बस से जाओ। नहीं हम अपनी पर्सनल कार से जाएंगे, जाओ, पर हम बस का फेयर आपको एग्जम्प्ट करवाएंगे। फर्स्ट डिलक्स फेयर और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लोअर, ये एग्जम्प्ट है। क्लियर है? ओके। क्लब एक्सपेंडिचर, ये मैंने क्रेडिट कार्ड के साथ बता रखा है। क्लब एक्सपेंडिचर में जो खर्चा लगता है कंपनी का, उसमें से ऑफिशियल पर्पस के लिए माइनस कर दो, यह आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा, यह आपके हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। और उसमें से अगर कुछ अमाउंट आपसे रिकवर करा तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? बस इसमें एक बात याद रखना, अगर आप स्पोर्ट्स क्लब या हेल्थ क्लब का मेंबरशिप लेते हो या कंपनी आपको स्पोर्ट्स क्लब या हेल्थ क्लब का मेंबरशिप देती है तो वो केस में कोई टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है, क्योंकि भैया तंदुरुस्त रहना चाहिए। ओके, ठीक है। एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, जब कंपनी स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट पे करती है कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेने के लिए किसी क्लब से, तो वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा किसी भी एम्प्लॉय के हाथों में। ठीक है? ओके। उसके बाद बस का टिकट, फ्री और कंसेशनल टिकट बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। मतलब आप किसी ऑरेंज ट्रैवल्स या पर्पल ट्रैवल्स में काम कर रहे हो, अब ऑब्वियसली उनके भी एम्प्लॉयज होंगे, अब वो आपको टिकट दे रहे फ्री में या टिकट दे रहे सस्ते में, तो बोलते हैं भैया जितना टिकट का वैल्यू था ना उतना आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगा। ठीक है? देखो क्या कह रहा है, वैल्यू एट विच सच टिकट्स आर ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू द पब्लिक, वो आपके हाथों में टैक्सेबल रहेगा। क्लियर? बस के लिए है ये एप्लीकेबल सिर्फ, क्योंकि एयरलाइंस और रेलवेज के जो एम्प्लॉयज है उनके हाथों में परक्यूजिट नहीं रहता, तो मतलब बेसिकली बस वाले लोग के लिए ये। एयरवेज, रोडवेज नहीं, रेलवेज, एयरवेज और रेलवेज नो परक्यूजिट। मतलब इंडियन रेलवेज अपने एम्प्लॉयज को फ्री में टिकट देती है तो परक्यूजिट नहीं है, कोई एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज को फ्री में टिकट देती है, परक्यूजिट नहीं है, कोई बस वाले अपने एम्प्लॉयज को फ्री में टिकट देते हैं, परक्यूजिट है। 1000 रुपए की टिकट आपको फ्री में मिली, बाहर कितने की मिल रही? 1000 की, आपको 1000 रुपए टैक्सेबल है। क्लियर है? ओके। अब सुनो ध्यान से, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को ही टैक्सेबल रहेंगे ये 5 परक्यूजिट्स। ये 5 परक्यूजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्सेबल रहेगी। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या है ये नीचे दे रखा है। कौन से 5 परक्यूजिट बता रहा हूं? स्वीपर की सैलरी, गार्डनर की सैलरी, वॉचमैन या पर्सनल अटेंडेंट, मतलब जो हेल्पर है उनकी बात कर रहे हैं, जो नौकर जाकर आपको दिए वो। दूसरा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हाँ मतलब गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अगर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को दिया तो उसके लिए टैक्सेबल नहीं रहेगा। ये परक्यूजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को ही टैक्सेबल रहते हैं। ओके। तीसरा फ्री और कंसेशनल टिकट, इसमें कौन सी? बस टिकट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल रहेगी। यूज ऑफ मोटर कार, कार की टिकट, सॉरी वो जो यूज ऑफ मोटर कार अपन ने देखा वो, और एजुकेशनल फैसिलिटीज, एजुकेशन देखा था ना वो, ये 5 चीजें, ये 5 परक्यूजिट सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्सेबल रहते हैं। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में कौन आते हैं सर? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आते हैं डायरेक्टर, वो जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, प्लस वो जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। ये 3 टाइप के लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आते हैं। मतलब ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को ही टैक्सेबल रहेगी। और नोट दे रखा है, जब आप 50,000 का लिमिट ले रहे हो तो इनको इग्नोर कर दो, ये पेमेंट्स को इग्नोर कर दो, काहे को? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को इग्नोर कर दो, एग्जम्प्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स को इग्नोर कर दो, और डिडक्शंस को इग्नोर कर दो, डिडक्शंस को भी इग्नोर कर दो। ध्यान से सुनना, समझ रहे हो ना? हाँ। ये अभी सर इस पर क्वेश्चन करवाओ। अब क्वेश्चन करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रिविजन के अंदर। इसका क्वेश्चन कंसेप्ट बुक के अंदर दे रखा है।
क्वेश्चन बैंक के भी अंदर क्वेश्चन है। अगर तुमको लग रहा है कि भैया आपने अगर मेरे अलावा कहीं और से पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, तो भैया उसके लिए आप सीधा ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, उसके अंदर कंसेप्ट बुक है, वो जाके चेक कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर वी आर ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सैलरी, लेडीज एंड जेंटलमैन। डिडक्शंस कौन से मिलते हैं सैलरी इनकम में से? तो पहली बात तो मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबको मालूम है, सेक्शन भी लिखना है, याद है, सेक्शन 16(1)(a), 50,000 रुपए और सैलरी विच एवर इज लोअर, मतलब आपकी सैलरी 30,000 है, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी 4 लाख है तो 50,000 रुपए छोड़ दो, उसको डिडक्शन मिलेगा। ग्रॉस सैलरी 4 लाख है तो 50,000 माफ। ऐसी क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना पड़ता। किसको मिलता? सबको मिलता। ओके। दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो डिडक्शन मिलेगा उनको। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई डिडक्शन नहीं मिलता। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर पहली बात तो सुन लो, पहली बात तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो ये आपके हाथों में पहले टैक्सेबल होगा, आपके ग्रॉस सैलरी में जाएगा, सबके लिए, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबके लिए ये ग्रॉस सैलरी में जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सेक्शन 16(2) का आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलता है सर? देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा 5,000 और तीसरा बेसिक सैलरी का 20%, तीनों में से जो भी लोअर है उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे कोई खर्चे वर्चे की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको डिडक्शन मिलेगा, बात खत्म। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज नॉट रेलेवेंट, आप कितना खर्चा कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। तीसरा पॉइंट है प्रोफेशनल टैक्स, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलता है। मतलब क्या है भैया इसका ये मतलब है कि अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। तो मैं एम्प्लॉय हूं, मैं 12,000 का प्रोफेशनल टैक्स पे करता हूं तो मेरे को 12,000 का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 16(3) के अंदर। प्रोफेशनल टैक्स लगता है सैलरीड लोगों पे। ठीक है, और सर अगर एम्प्लॉय खुद भरता है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स भर रहा है, एम्प्लॉयर भर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे। प्रोफेशनल टैक्स भरना किसकी जिम्मेदारी थी? एम्प्लॉय की। भर कौन रहा है? एम्प्लॉयर। तो ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे प्रोफेशनल टैक्स भर रहा है, ये पहले एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होगा परक्यूजिट के अंदर, और बाद में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब नेट इफेक्ट 0। आप खुद प्रोफेशनल टैक्स भर रहे हो, आपको डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर भर रहा है तो भैया आपको क्यों डिडक्शन चाहिए, पर देना तो पड़ेगा। तो बोले ठीक है ना, पहले उसको एज अ परक्यूजिट ऐड कर दो। जैसे 2,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स भरा एम्प्लॉयर ने, तो 2,000 रुपए ऐड कर दो पहले परक्यूजिट में और बाद में 2,000 का डिडक्शन ले लो। 0-0 इफेक्ट हो गया, और आपने खुद ने अपने जेब से 2,000 भरा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखे हुआ है यहाँ पे, देखो। इफ एम्प्लॉयर पेज प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी इनकम एज परक्यूजिट एंड देन डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 63। ठीक है, अब प्रोफेशनल टैक्स के बारे में एक बात है कि भैया 2,500 से रुपए ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। भैया ऐसा नहीं है। आप इस साल जितना प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हो ना, पूरा का पूरा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आप 5,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स पे कर दो, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। सर हमने तो 2,500 का पढ़ा था। वो 2,500 का फंडा ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट 2,500 से ज्यादा का प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगा सकते। आपने पिछले 3 साल से प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया, गवर्नमेंट ने 2,000 का लगाया, 6,000 का आपका प्रोफेशनल टैक्स अभी तक लगे पाए, आपने नहीं दिया। इस साल आपने पूरा का पूरा 6,000 दे दिया, पूरा का पूरा 6,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो 2,500 का क्या फंडा है? 2,500 का ये फंडा है कि स्टेट गवर्नमेंट जब प्रोफेशनल टैक्स लगा रही है ना आप पे, तो 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकती। हाँ, और ये प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है आर्टिकल 276 के अंदर। ओके, यस, चलिए हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये रिलीफ ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल्स को सैलरी मिलती है। अब ये रिलीफ क्या कहता है? ये सारा का सारा इधर मैंने कंप्यूटेशन कैसे करना है, थ्योरी तो दे रखा है। थ्योरी छोड़ो, पहले कंसेप्ट समझो। ठीक है, हम सारे लोग जानते हैं कि भैया एडवांस सैलरी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है? भाई एडवांस सैलरी टैक्सेबल होता है रिसीट बेसिस पे। मतलब अगले साल की सैलरी आपने इसी साल उठा लिया तो इस साल आपको पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर का सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा तो नहीं उठाते। देखो, नेक्स्ट ईयर का 2 महीने का सैलरी आपने एडवांस में इसी साल उठा लिया तो इस साल आपको
14 मंथ्स का सैलरी टैक्सेबल होगा। 14 मंथ्स का कैसे? इस साल के 12 महीने और अगले साल के 2 महीने जो आपने अभी के अभी उठा लिया है एडवांस सैलरी। वैसे ही सैलरी इन अरियर्स की बात करूं मैं, सैलरी इन अरियर्स की बात करूं भैया मैं, तो क्या होता है भैया? सैलरी इन अरियर इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, सारा शहर जानता है। बट वहां पे एक और पॉइंट लिखा था कि अगर ये सैलरी इन अरियर्स ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं हुआ तो ये रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगा। अब गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन लेके आया, मान के चलो प्रीवियस ईयर 1920 में आपको सिर्फ 10 महीने का सैलरी मिला, अब पर ड्यू कितना हुआ? पूरा 12 महीने का। 2 महीने का सैलरी नहीं मिला, जो कि प्रीवियस ईयर 2021 में मिलने वाला है। ठीक है, तो 21 में 12 महीने का उस साल का प्लस पिछले साल की 2 महीने की सैलरी मिली है। ठीक है, 14 महीने की आपको ये सैलरी रिसीव हुई है। अब कंसेप्ट ऐसा है कि ये प्रीवियस ईयर 1920 में आपको मिला तो 10 ही महीने का है, बट आपने काम तो पूरा 12 महीने का किया, तो ड्यू तो 12 महीने का हुआ, तो टैक्स होना चाहिए 12 महीने का सैलरी। बट गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि 2 महीने का सैलरी हमने आपको नहीं दिया, तो इसलिए हम आपको अरियर्स ऑफ सैलरी को ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं करेंगे। मतलब ये 2 महीने की सैलरी ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होंगी। अब ये इस साल नहीं हुई टैक्सेबल, तो ये अगले साल टैक्सेबल होंगी। अब समझो प्रीवियस ईयर 2021 में या जिस भी साल में ये अरियर्स ऑफ सैलरी आपको मिल रहा है, तो उस साल की 12 महीने और ये 2 महीने का ज्यादा का सैलरी मिल रहा है आपको। अब हुआ क्या होगा मैं बताता हूं। देखो यहां पे सिर्फ 10 महीने की सैलरी टैक्सेबल हुई होंगी 1920 में, और 2021 में 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल, बराबर। हाँ। अब समझ के चल लो कि यहां पे आपकी सैलरी थी 6 लाख रुपए और यहां पे आपकी सैलरी हो गई 10 लाख रुपए। ठीक है, ये 6 लाख में से आपको सिर्फ 4 लाख मिले, तो 4 लाख पे टैक्स लग गया। 2 लाख नहीं मिले तो इस पे नॉट टैक्स्ड, इस पे टैक्स नहीं लगा। अब ये जो 2 लाख है ये अगले साल आपको मिलेंगे, तो अगले साल आपको 10 प्लस 2 लाख 12 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, पर गौर करने वाली बात यह है मेरे भाई कि यहां पे अगर 2 लाख मिलते थे, यहां पे अगर 2 लाख मिलते थे तो उनका रेट ऑफ टैक्स पहले 1 लाख का 5% रहता था, 2.5 से 5 लाख के बीच में, और उसके ऊपर वाले 1 लाख का 20% रहता था, बरोबर है? हाँ, कितना रहता था भाई? देखो 4 लाख पे तो टैक्स लगाऊंगा, 19-20 में अपने को कितने पे टैक्स लगाऊंगा? 4 लाख पे। ठीक है, अगर 1920 में और 2 लाख आपको मिल जाते थे तो कितना टैक्स लगता था? 1 लाख पे 5%, 5,000, और अगले 1 लाख पे 20%, 5 लाख के ऊपर वाला 20,000, मतलब 25,000 रुपए आपका टैक्स उसी साल लग जाता था। ठीक है, 1920 में अगर ये अमाउंट मिलता था तो 25,000 रुपए आपको टैक्स लगता था। अब देखो 2021 में ये अमाउंट मिलने से आपको कितना टैक्स लगा? 10 लाख तो आपकी 2021 की इनकम थी, ऊपर के एडिशनल 2 लाख आए, और 10 लाख के ऊपर का स्लैब कितना है? 30% से, तो आपको टैक्स लगा 60,000 का। ओ सर, हमको लगना चाहिए था 10 लाख पे, एडिशनल 2 लाख पे लग गया, तो 60,000 हमसे ज्यादा ले लिए, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, रिलीफ मांगो। तो आप गए रिलीफ मांगने, उनने आपने बोला मेरे को 60,000 का ज्यादा टैक्स लगाया, रिलीफ दो। हाँ देंगे, रिलीफ देंगे। 60,000 का ज्यादा टैक्स लगाया, रिलीफ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट भाई इस साल हमने 60,000 ज्यादा लिया, पर पिछले साल आपसे 25,000 कम भी तो लिया था, हाँ या ना? हाँ, तो भैया 60 में से 25 माइनस कर दो, 35,000 का सेक्शन 89 में रिलीफ मिल जाएगा। और ये रिलीफ सिर्फ इंडिविजुअल को है। क्यों इंडिविजुअल को है? क्योंकि सैलरी भैया सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, किसी कंपनी को सैलरी मिलती सुना है आपने? नहीं सुना है। तो भैया मैं चाहता हूं ये सारी चीजें आप लिख के रख दो। ऊपर में कंसेप्ट तो दे ही रखा है मैंने प्रॉपरली, जिनको रट्टा मारना है वो कंसेप्ट से रट्टा मार लो, जिनको कंसेप्ट समझना है वो ये पूरा का पूरा एग्जांपल आप लिख के रख दो। मैं वीडियो पॉज कर दे रहा हूं, आप ये पूरा का पूरा लिख के रख दो और आगे शुरू कर दो, मतलब आपको तो एकदम कंटिन्यूएशन में आएगा। ठीक है, हाँ। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नलायक को सब्सक्राइब करो। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। एक बार टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। इफ इंडिविजुअल रिसीव्स एडवांस सैलरी, आपको एडवांस सैलरी मिली है, अरियर्स इन सैलरी मिल रहा है, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी मिल रही है, एंड बिकॉज ऑफ सच रिसीट, ये पैसा मिलने के वजह से आपकी जो इनकम है वो हाइयर रेट पे टैक्सेबल हुई है, आपकी इनकम
हाइयर रेट पे टैक्सेबल हुई है, तो वो केस में आपको 89 का रिलीफ मिलेगा। और इसका प्रोसेस क्या है भैया, देखो यहां पे सिंपल सा प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है आपको टैक्स पेबल निकालना पड़ेगा, आपको टैक्स पेबल निकालना पड़ेगा ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट ऑफ अरियर्स और एडवांस सैलरी। जिस साल अरियर्स ऑफ सैलरी मिला है या एडवांस सैलरी मिला है उस साल का, मतलब अपने केस में 2021 का। पहला टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी, मतलब 12 लाख रुपए पे, ठीक है। फिर दूसरा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडवांस सैलरी, मतलब ओरिजिनल सैलरी आपकी वो साल की, तो 12 लाख 10 लाख। ए माइनस बी, 12 लाख पे कितना टैक्स आएगा भैया, 1,72,500, 172,500, ठीक है। 10 लाख पे कितना आएगा, 1,12,500, ठीक है। तो भैया ये जो 60,000 रुपए है, ये 1,12,500 है, दिख रहा होगा आपको। ये जो 60,000 रुपए है ये आपको एडिशनल टैक्स लगे हुआ है, बराबर। और सेकंड में क्या बोल रहे हैं, जिस साल का अरियर्स ऑफ सैलरी है उस साल का टैक्स निकालो। ए वाला क्या है, इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी, मतलब 6 लाख पे का टैक्स। और दूसरा बोलते हैं 4 लाख पे का टैक्स। 6 और 4 लाख में जो डिफरेंस आएगा वो है 25,000, ठीक है। अब 25,000 के ऊपर कितना लिया, 60,000 लिया है आपने, 35,000 ज्यादा का लिया है, तो भैया 35,000 का आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अगर इससे भयंकर क्वेश्चन करना है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 25 मेन बुक के अंदर दे रखा है, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर, वहां से आप कर सकते हो। ओके, यस। अब ठीक है, ऊपर अपन ने स्वेट इक्विटी शेयर देखा था जो कहता था फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट लेना। तो एक्सरसाइज डेट का फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा ले भाई, तो यहां पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दे रखे हैं। अगर शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का लेना है, मतलब एवरेज प्राइस लेना है एक्सरसाइज डेट का। अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्टेड है तो जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है एक्सरसाइज डेट पे, उस स्टॉक एक्सचेंज पे का एवरेज प्राइस लेना है। अगर ट्रेडिंग इच नहीं हुई तो जो क्लोजेस्ट डेट है, मतलब आज ट्रेडिंग नहीं हुई, आज एक्सरसाइज डेट है और एक्सरसाइज डेट के दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, तो कल का लो, पिछले दिन का लो, समझ रहे हो। हाँ, क्लोजिंग प्राइस ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन क्लोजिंग डेट। बस यहां पे याद रखना कि यहां पे आपको एवरेज नहीं क्लोजिंग प्राइस लेना पड़ेगा, ठीक है। शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो जो मर्चेंट बैंक स्पेसिफाइड डेट पे जो भी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं वो, ये कुछ इतना कुछ खास काम का है नहीं, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या होता है और ओपनिंग प्राइस मतलब क्या होता है ये आपको देखना है। तो क्लोजिंग प्राइस में कौन सा लेना है सर, लास्ट सेटलमेंट का प्राइस, बराबर है। अगर बोथ बाय और सेल दोनों का दिया है तो सेल वाला प्राइस लेना है। आपको मालूम है बाय के रेट अलग रहते, सेलिंग रेट अलग रहते, तो अपने को सेलिंग रेट को ध्यान में रखना है, सेलिंग रेट को ध्यान में रखना है। यस, कुछ ज्यादा काम का नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, आपको ध्यान में आ जाएगा एग्जाम के वक्त। अगला पॉइंट, टैक्स फ्री परक्यूजिट। टैक्स फ्री परक्यूजिट इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, इन पे टैक्स ही नहीं लगता। ये तो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, बट सारों को एक साथ डाल दिया है मैंने। टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एट एम्प्लॉइज रेसिडेंस, बराबर है, टेलीफोन के किसमें कोई परक्यूजिट नहीं रहता। दूसरा, पासेस एंड टिकट्स ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज टू इट्स एम्प्लॉइज, इंडियन रेलवेज और एयरलाइंस का परक्यूजिट नहीं रहता। तीसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर और गुड्स टू हिज एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया तो, टिकट दिया तो टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया तो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चौथा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, नहीं टैक्सेबल है। प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉय। अब पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस नॉट टैक्सेबल, याद है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट या IRDA का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर भरता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वहां पे परक्यूजिट नहीं रहता। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का रहता है, ठीक है। और ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है ना, इसका भी नहीं रहता, ये टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको, बहुत मोटा हो गया ये, क्यों नहीं है ये बताता हूं मैं आपको। देखो, मेरा अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लिया मेरे कंपनी ने, तो भैया मेरे को क्या फायदा है, मेरे को थोड़ी कुछ फायदा हो रहा है, क्या फ्यूचर में होने वाला है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का फ्यूचर में होगा क्योंकि मैच्योरिटी अमाउंट मेरे को मिलेगा उसका, बट पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद ये लंच का 50 रुपए तक एग्जम्प्ट है। मैंने आपको बोला था ना 50 रुपए का ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल होता है और उसमें से जो अमाउंट रिकवर्ड है वो माइनस होता है, तो 50 रुपए का एग्जम्प्ट है। और लास्ट वाला, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज
एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉइज इन जनरल, मतलब क्या है, क्लब वर्ब का स्पेसिफिक लोग को दिया तो टैक्सेबल होता है, या फिर कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है स्पेसिफिक लोग को दिया तो ही टैक्सेबल है। सबको दे रहे, अरे सबकी पार्टी हो रही है फ्राइडे को, सबको सबको, बोले नहीं इसकी परक्यूजिट नहीं रहेगी, ठीक है, ओके। हाँ ये है अमेंडमेंट, ये है अमेंडमेंट वाला पार्ट। ये अमेंडमेंट वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको ये पता है, क्या पता है आपको, अगर आपको ये पता है कि प्रोविडेंट फंड्स या एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड किस तरीके से काम करते हैं। अब ये एम्प्लॉय वेलफेयर फंड रहता है, इट कैन बी ग्रेचुटी, इट कैन बी प्रोविडेंट फंड, इट कैन बी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर एम्प्लॉयर भी डालता है पैसा, एम्प्लॉय भी डालता है पैसा, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अब ऑब्वियस है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किसके लिए कर रहा है, एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि ये फंड का बेनिफिट किसको होने वाला है, एम्प्लॉय को बेनिफिट होने वाला है। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, उसके हाथों में परक्यूजिट होना चाहिए था, बट पहले ये एग्जम्प्ट हुआ करता था। मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भैया एग्जम्प्ट हुआ करता था पहले। एम्प्लॉयर कितना भी कंट्रीब्यूट करे उसमें कोई परक्यूजिट नहीं होता था एम्प्लॉय के लिए, क्लियर है। बट पिछले साल ये चेंज हुआ, कहते हैं अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, एनपीएस में या सुपर एन्युएशन फंड में, ऑब्वियसली अप्रूव्ड होना, ये तीनों फंड मिला के, तीनों में से कोई भी फंड में या तीनों फंड मिला के अगर एम्प्लॉयर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करा ना वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथों में। जैसे मतलब आपका एम्प्लॉयर 9 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप 9 लाख कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो 7.5 लाख तक तो टैक्सेबल नहीं है, ऊपर का 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल है, ठीक है। हाँ भैया, और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अब ऑब्वियस है 7.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए जो डाले वो 9 लाख रुपए पे क्या होगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितने के ऊपर का, 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट का इंटरेस्ट। देखो अभी मैं समझाता हूं आप, ठीक है, मेरे को पता है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। 9 लाख रुपए है, 9 लाख में से दो पार्ट है, ये एक 7.5 लाख और दूसरा 1.5 लाख। ये 7.5 लाख नो परक्यूजिट, कोई परक्यूजिट नहीं है, कोई टैक्सेबल नहीं है, बट ये 1.5 लाख रुपए जो है ये परक्यूजिट है, ये परक्यूजिट है, ठीक है। प्लस एक और चीज याद रखना कि जो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है ना, इस पे जो आगे इंटरेस्ट भी आएगा वो भी टैक्सेबल रहेगा आपके हाथों में, एम्प्लॉय के हाथों में, ठीक है ना। ओ सर बोले ये 1.5 लाख का इंटरेस्ट इसी साल नहीं आएगा, इस साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, उसके अगले साल भी आएगा, जब तक मैच्योरिटी नहीं होती तब तक आएगा। फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करे, फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करे, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो टैक्सेबल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए भैया दे रखा है इन्होंने ये फॉर्मूला, उन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। आई होप ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट क्लियर है, ठीक है। बहुत डिटेल में कर रखा है इसको रेगुलर लेक्चर्स में, वापस से करवाने की जरूरत मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। और ये जो थर्ड पॉइंट है ये अलग पॉइंट है, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें ये दे रखा है इधर, टैक्सेबल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। देखो भैया, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट अंडर सेक्शन 17(2)(v)(7)(a), ठीक है। रूल 3B नोटिफिकेशन नंबर 11/2021, बाद में इसको सेक्शन में भी इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। टैक्सेबल परक्यूजिट क्या रहेगा, PC/2 इंटू आर, क्या बोलते हैं, PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ठीक है। PC/2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ठीक है। चिंता मत करना, इसी प्लेलिस्ट के अंदर इसका एक पूरा सॉल्व क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा सॉल्व क्वेश्चन, मतलब जिससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। TP1 मतलब, TP मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट कितना रहेगा करंट ईयर में, इस साल में, प्रीवियस ईयर 21-22 में। TP1 क्या था सर, तो पहले देख लो PC क्या होता है, PC होता है जो 7.5 लाख रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अमाउंट, यहां पे मैंने अपने लैंग्वेज में दे रखा है एकदम शानदार, PC नोट में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, 7.5 लाख के ऊपर, अपने केस में 1.5 लाख रुपए, ठीक है। PC/2 हो गया इंटू आर, आर कैसे निकलेगा, आर निकलेगा इंटरेस्ट,
सॉरी, हाँ, आर निकलेगा आई अपॉन एफ एवरेज, आई अपॉन एफ एवरेज, आई मतलब इंटरेस्ट, इस साल का कितना इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय एफ एवरेज, मतलब वो फंड का एवरेज बैलेंस कितना है, इस साल का ओपनिंग प्लस इस साल का क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये देखो आई अपॉन एफ एवरेज, आई मतलब एग्रीगेट इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर, और एफ एवरेज मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2। ये डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हो सकता है, उसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे, ठीक है ना। ध्यान से ये ऐड करना, ये मैंने यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है छोटा सा, उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, ये हो गया पीसी बाई 2, आर आ गया। आर कैसे आएगा, पीसी मतलब 7.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन, याद रखना, पीसी मतलब 7.5 लाख के ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशन, बाई 2 मतलब 2 मतलब 2 इंटू आर, आर मतलब आई अपॉन एफ एवरेज, आई मतलब इस साल का इंटरेस्ट, एफ एवरेज मतलब क्लोजिंग बैलेंस प्लस ओपनिंग बैलेंस डिवाइड बाई 2, मतलब फंड के बैलेंस का एवरेज बैलेंस, ठीक है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। अब PC1 प्लस TP1 इंटू आर क्या होता है भैया। अब ये PC1 प्लस TP1 इतना आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सेकेंड ही टाइम है जब ये आपके लिए आएगा। आगे से जब मैं अभी नई बैच चल रही है तो उसके अंदर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दर्दनाक हो गया है, आपके लिए ये आसान रहेगा, चिंता मत करो। PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ये आर की वैल्यू तो हमको पता है। TP1 क्या होता है भैया, TP1 में देखो यहां क्या लिखा है अपन ने, पुराने प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट, मतलब अगर पिछले साल ऑब्वियसली ये चालू कब से हुआ, 2021 से चालू हुआ, अपना प्रीवियस ईयर है 21-22, तो पिछले साल पहली बार ही हुआ होगा ना, तो 2021 में अगर आपने 7.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल परक्यूजिट करा है तो उसको लेंगे TP1। और PC1 क्या है, PC1 यहां पे दे रखा है, पुराने प्रीवियस ईयर का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अबाउ 7.5 लाख, ठीक है। नहीं, मैंने एक तो कुछ गड़बड़ कर दिया। TP1 पुराने प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट 7.5 लाख के ऊपर का, और यहां पे पुराने ईयर्स का एक्सेस कंट्रीब्यूशन अबाउ 7.5 लाख। सिंपल सी बात है भैया, ज्यादा नहीं करना है, दिमाग को नहीं लगाना है तान, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी पूरी की पूरी। और हाँ, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो मैं पूरा का पूरा नहीं बता सकता हूं, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता सकता हूं, वो फॉर्मूला मैंने बता दिया। वापस एक बार लिखवा देता हूं, फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है टैक्सेबल परक्यूजिट इज इक्वल टू PC बाई 2 इंटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर, ठीक है। PC1 और TP1 को ऐड करना, बाद में आर से मल्टीप्लाई करना, जिनका मैथ्स कमजोर है उनको बताते रहो, ठीक है। ये देखो यहां पे रखा है, ठीक है। TP1 क्या है, टैक्सेबल परक्यूजिट है, नाम से ही समझता है, TP1 मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट, और PC1 मतलब पुराने सालों का एक्सेस कंट्रीब्यूशन। अब पुराने सालों में भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपने ऊपर करा होगा ना, तो उसका भी टैक्सेबल परक्यूजिट हो सकता है, ठीक है। उस पे का इंटरेस्ट इस साल, और पिछले सालों का जो टैक्सेबल परक्यूजिट है वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, इनटू आर करेंगे भैया। इसका मैकेनिज्म में मत जाओ, ये फॉर्मूला अभी मैकेनिज्म बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो मैं फिर से कह रहा हूं, इनकम टैक्स के रिवीजन के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर इसका एक पूरा डिटेल क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया 7.5 लाख वाला फंडा, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा 7.5 लाख के ऊपर, तो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल परक्यूजिट रहेगा, ठीक है, ओके। अब सेकंड एक और पॉइंट जो आया हुआ है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, क्या बोल रहा हूं मैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, और उस पे जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, ठीक है। 10(11) में लिखा है एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जम्प्ट, हमको सबको पता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का 10(12) में लिखा है, अब नहीं भी पता है तो ये मालूम है एग्जम्प्ट है, सेक्शन नहीं भी पता होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये आया चेंज, इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 2.5 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर ऑन और आफ्टर एक
अप्रैल 2021 इज नॉट एग्जम्प्ट। हो मतलब क्या है, सुनो, आप जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो कंट्रीब्यूशन पे 2.5 लाख से ज्यादा का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख के ऊपर का एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब आपने जितना भी कंट्रीब्यूट करा है, इस साल आपको इंटरेस्ट मिला है एम्प्लॉय अपने खुद के कंट्रीब्यूशन पे 4 लाख का, तो भैया 2.5 लाख एग्जम्प्ट है। 2.5 लाख के ऊपर का 1.5 लाख रुपए आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा इसी के इसी साल, ठीक है। हाँ, ये एम्प्लॉयड लोगों के लिए है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए, जहां पे कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, वहां पे ये 2.5 लाख की लिमिट को 5 लाख कर दिया है, बस इतना ही है, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, ये प्रोविजन एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक। जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है पूरा का पूरा एग्जम्प्ट रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो प्रोविजन है ये आई थी 1/4/2021 से, और ये वाली जो प्रोविजन है ये आई थी 1/4/2020 से, ऊपर वाली। क्लियर है? हाँ जी, यस। लीव सैलरी, ये तो सबको पता है, लीव सैलरी, छुट्टी के पैसे मिल रहे हैं आपको। अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उठाते हो, पूरी की पूरी टैक्सेबल है। ऑन रिटायरमेंट उठाते हो, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पार्टली एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्ट है पार्टली? लीव सैलरी रिसीव्ड, और अरे याद है आपको, लीव सैलरी रिसीव्ड और 3 लाख, और ये लिमिट लाइफ टाइम के लिए रहती। मतलब पहले वाले एम्प्लॉयमेंट में आपको अगर 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिल चुका है, तो बचा हुआ एग्जम्पशन दूसरे एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 2 लाख का मिलेगा, ठीक है। तो 4 चीजें थी, लीव सैलरी रिसीव्ड, ₹3 लाख, तीसरा एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10, एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10, और चौथा था लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। याद होगा आपको ये, ठीक है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, लीव सैलरी रिसीव्ड ₹3 लाख, तीसरा है 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, और चौथा है लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। ये बात होगी भैया, ओके। हाँ, लीव्स अर्न्ड कैसे निकालेंगे? लीव्स अर्न्ड के लिए आपको कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस देखना है, कितने साल आपने वहां पे काम करा, इनटू हर साल की आपको कितनी छुट्टियां अलाउड थी। देखो, लीव्स अर्न्ड मतलब क्या है? अरे कितनी छुट्टियां आपने बचा रखी है, कमा रखी है, तो जितनी अलाउड है उसमें से जितनी टेकन है वो माइनस कर दो। तो अलाउड कितनी हो सकती है? अलाउड कितनी भी हो सकती है। आपकी कंपनी आपको 100 दिन की छुट्टियां दे, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम हर साल की मैक्सिमम 30 छुट्टियां आपको क्रेडिट करवाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, आपने कितने साल काम किया? मान के चलो आपने काम किया 20 साल, ठीक है। हर साल की आपको 30 छुट्टियां अलाउड है। अब आपकी कंपनी आपको 50 दे रही है, बट इनकम टैक्स में ये एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए 30 ही लेंगे, और आपकी कंपनी 25 दे रही है तो 25 लेंगे, ठीक है। ये मान रहा हूं मैं, यहां पे 50 दे रही है तो मैं 30 ले रहा हूं, मतलब 30 इंटू 20 कितना है? 600 छुट्टियां आपको अलाउड थी आपके पूरे इसमें। उसमें से आपने 210 नहीं, उसमें से आपने 390 छुट्टियां लिया, 390 टेकन है, ये दिए हुआ रहेगा फिगर। तो 210 छुट्टियां आपकी जमा है, 210 को डिवाइड करो 30 से, तो भैया 7 महीने की आपकी लीव सैलरी जमा है, इनटू एवरेज मंथली सैलरी कर दो, ठीक है। हाँ, बस खत्म, ये आ गया आपका पॉइंट। और याद रखना, एवरेज मंथली सैलरी जब आप लोगे ना, तो पिछले 10 महीने की सैलरी लेना फ्रॉम रिटायरमेंट डेट एंड नॉट फ्रॉम द रिटायरमेंट मंथ। वैसे ये एग्जाम के अंदर इतना क्रिटिकल पॉइंट पूछने की कोई संभावना है नहीं, बस याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद रहना चाहिए सर? याद ये रहना चाहिए भैया, अपने को याद ये रहना चाहिए कि भैया लीव सैलरी अगर कंटिन्यूटी में उठाया तो सबको टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पे उठाया और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने उठाया तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने उठाया तो ये 4 में से जो भी लोअर रहेगा वो एग्जम्प्ट है। 4 क्या है? पहला लीव सैलरी रिसीव्ड, दूसरा 3 लाख, तीसरा 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, और चौथा लीव्स अर्न्ड इन नंबर ऑफ मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी। यस, और लीव्स अर्न्ड कैसे निकालेंगे? कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू लीव्स अलाउड पर ईयर, जो कि मैक्सिमम 30 हो सकती है। कंपनी 30 से ज्यादा दे रही है तो हम 30 लेंगे, कम दे रही है तो जितनी कम है उतनी लेंगे, माइनस लीव्स अवेल्ड या लीव्स टेकन, ओके। यस, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट था भैया पेंशन का। पेंशन जाएगा, टेंशन लेने 2 टाइप के पेंशन मिलते हैं, एक मंथली मिलता है जिसको कहते हैं अनकम्प्यूटेड, इकट्ठा नहीं उठाया, और दूसरा था कम्यूटेड, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन सबको टैक्सेबल पूरा का पूरा, ठीक है। और
कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मतलब आपने अपनी सैलरी का 50% उठा लिया एक साथ, 50% पेंशन आपने अपना कम्यूट करवा लिया, उनको बोल दिया भैया मेरे को दे दो 50% पेंशन और बचा हुआ आधा 50% आते रखना। तो भैया कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जम्प्ट होता है, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एग्जम्प्ट होता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टैक्सेबल होता है, बट थोड़ा सा एग्जम्प्ट होता है। वो एग्जम्प्ट कितना होता है वो डिपेंड करेगा आपको ग्रेचुटी मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही तो कम एग्जम्प्ट है और ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो ज्यादा एग्जम्प्ट है। ग्रेचुटी मिल रही तो कम एग्जम्प्ट है, क्योंकि बराबर ग्रेचुटी मिल रही है थोड़ा सा टैक्स तो भर ही सकते हो, और ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो कम एग्जम्प्ट है। लॉजिक ये नहीं है, बस मैंने आपको याद रखवाने के लिए बताया, सर पे मार्क मत मारना, ठीक है। ग्रेचुटी मिल रही है तो कम एग्जम्प्ट है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो ज्यादा एग्जम्प्ट है। सर कम एग्जम्प्ट मतलब देखो मेरे को ये मालूम है 1/2 एग्जम्प्ट है या 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जम्प्ट है। अब कम क्या है, ये कम है, तो ग्रेचुटी मिल रही है तो ये एग्जम्प्ट है 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, और ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो इतना एग्जम्प्ट है। तो देखो लिखा है ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन इज एग्जम्प्ट, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन इज एग्जम्प्ट। अब टोटल पेंशन कैसे निकालेंगे ये भी सवाल आता है। तो जो आपको कम्यूटेड पेंशन दिया रहेगा ना, जैसे आपको बोला रहेगा कि भैया हमने अपने पेंशन का 50% कम्यूट कर लिया, मतलब क्या है 50% उठा लिया और हमको 6 लाख रुपए मिला, तो 6 लाख 50% है तो टोटल पेंशन कितना होगा 12 लाख रुपए। तो ऐसा दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, मैं वो आपको बता देता हूं क्या होता है। देखो क्या होता है भाई कि मेरे को 20,000 रुपए पर मंथ का पेंशन मिल रहा था, ठीक है। 2 मंथ को मिला, 2 मंथ को मेरे को कितना मिला 20,000 इंटू 2 40,000 का पेंशन मिला, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। 2 महीने के बाद मतलब अप्रैल में वो बोलेंगे 1 जून को इसने अपना 50% पेंशन कम्यूट कर लिया, तो भैया अगले 10 महीने के लिए मेरे को पेंशन जो हर महीने मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 10,000, है ना। क्यों, अरे सर मैंने कम्यूट कर लिया ना आधा पेंशन, हाँ तो 10,000 इंटू बचे हुए 10 1 लाख रुपए का ये अभी भी अनकम्यूटेड पेंशन आता चलेगा मेरे को, क्योंकि मैंने सिर्फ 50% कम्यूट किया है तो 50% पेंशन मेरे को आता रहेगा और ये अनकम्यूटेड पेंशन में जाएगा और ये टैक्सेबल रहेगा, तो 1,40,000 फुल्ली टैक्सेबल। अब बचा हुआ जो 50% है उसको मैंने कम्यूट कर लिया और मेरे को पैसे मिले, वहां पे मिले 6 लाख रुपए, तो 6 लाख मिल गए 50% से, 6 लाख मिल गए 50% से, तो भैया 6 लाख डिवाइड बाय 50%, 12 लाख रुपए का मेरा होगा टोटल पेंशन, बरोबर 12 लाख का मेरा होगा टोटल पेंशन, क्लियर है। अब ये 12 लाख का टोटल पेंशन जो है, ये टोटल पेंशन इज इक्वल टू मिला मेरे को, टोटल पेंशन मेरा 12 लाख है और जिसमें से मेरे को पेंशन कितना मिले भाई 6 लाख रुपए मिले भाई। अब ये 6 लाख में कितना टैक्सेबल रहेगा कितना एग्जम्प्ट रहेगा, ये डिपेंड करता है मेरे को ग्रेचुटी मिल रही कि नहीं मिल रही। अगर ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, तो ग्रेचुटी मिल रही है तो कितना एग्जम्प्ट होता है, ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, मतलब टोटल पेंशन 12 लाख है 4 लाख रुपए एग्जम्प्ट रहेगा, और ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो 1/2 इंटू 12 लाख 6 लाख एग्जम्प्ट रहेगा। ये एग्जम्पशन का अमाउंट है, मिला कितना है 6 लाख, 6 लाख में से 4 लाख एग्जम्प्ट है, 2 लाख टैक्सेबल, यहां पे 6 लाख मिला है और 6 लाख एग्जम्प्ट है, 0 कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, समझे। हाँ ये इससे ज्यादा मैं और नहीं बता सकता। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, यह करते हैं, उनको लगता है पेंशन कम्यूट कर लिया पेंशन काय को मिलेगा, भैया आधा ही करा है आधा नहीं करा है वो मिलेगा और उस पर फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, और ये मैं बता रहा हूं नॉन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। हाँ ओके, फिर भैया पेंशन हो गया, अब ग्रेचुटी खत्म कर देते, छोटा सा बचा है। हाँ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जितने बच्चों तक है उतने बच्चों तक ये पहुंच पाए, ठीक है। हाँ ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुल्ली एग्जम्प्ट है भैया, बड़ा कर देते इसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो ग्रेचुटी एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को मिली तो देखना पड़ेगा कि भैया पोगा में कवर्ड हो कि नहीं हो, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आपको लगता है या नहीं लगता है। सर ऐसे पॉसिबल है क्या कि ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता फिर भी ग्रेचुटी मिले, हाँ ग्रेचुटी अपने दिल से दी जाती है। हाँ तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अगर ग्रेचुटी एक्ट लगता तो थोड़ा सा ग्रेचुटी एक्ट के हिसाब से जाएगा, ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगता तो है लगभग सेम ही, बस नॉर्मल रहेगा, बताता हूं कैसे। और ये 4 क्या है, ये 3 क्या है, ये इनमें से जो लोअर रहेगा वो एग्जम्प्ट होता है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो भैया
अगर पोगा से कवर्ड हो, पोगा से कवर्ड नहीं हो। तो देखो पहला दूसरा सेम है। पहला क्या है, कितना एग्जाम रहेगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड ₹20 लाख, और ये लिमिट है लाइफ टाइम के लिए। तो भैया ये देखो पहला पॉइंट यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट सेम है, चाहे आप कवर्ड हो चाहे आप नॉट कवर्ड। ठीक है, बस थर्ड पॉइंट में डिफरेंस है, भैया, और वो डिफरेंस क्या है वो भी देख लेंगे। ठीक है, पहला ग्रेचुटी रिसीव्ड सेम है, चाहे पोगा में कवर्ड हो नॉट कवर्ड हो। 20 लाख लिमिट दोनों सेम है। सर हमको एक क्वेश्चन में 10 लाख दिख गई थी, वो पुरानी लिमिट थी बेटा, अभी 20 लाख हो गई है दोनों में। ठीक है, हाँ। तीसरे में लेंथ ऑफ सर्विस इनटू 15 डे की सैलरी, और 7 डेज फॉर सीजनल एम्प्लॉयज है। जो एम्प्लॉय सीजनल बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए 7 डेज है, और ये अपने को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको काट दो। ठीक है, कभी एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ठीक है, ठीक, ओके। लेंथ ऑफ सर्विस इंटू 15 डेज सैलरी। ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है तो, और ये 15 डेज सैलरी मालूम है कैसे निकालूंगे, 15 डेज सैलरी निकालोगे, जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी, अरे बाप रे बहुत मोटा हो गया, जो भी आपकी एवरेज मंथली सैलरी है उसका 15, मतलब लास्ट ड्रॉन वाली सैलरी, उसका 15 डिवाइडेड बाय 26 करना पड़ेगा। 15 डेज की सैलरी कैसे निकालोगे, बोले सर जो सैलरी है समझ लो 25,000 सैलरी है, तो 25,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 30 ना, डिवाइड बाय 26 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट बोलती है आप 26 दिन काम कर सकते हो मैक्स, इसलिए है। ठीक है, और अगर ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो तो बोलते हैं हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी, आधे महीने की सैलरी, और फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो क्या डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस ये है भैया कि पहले इसमें बोलते हैं लेंथ ऑफ सर्विस इंटू 15 डेज सैलरी, 15 दिन की सैलरी, मतलब जितने भी साल आपने काम करा हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी एग्जम्प्ट है, ऐसा है। और यहां पे कहता है दूसरा हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी, मतलब आधे महीने की सैलरी, इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो यहां पे 15 दिन है, यहां पे आधा महीना, दोनों में क्या डिफरेंस है, अरे भाई यहां पे 15 दिन 15 डिवाइड बाय 26 करा जाता है, एवरेज मंथली सैलरी या जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, दैट इंटू 15 डिवाइड बाय 26, और यहां पे नॉर्मल एवरेज मंथली सैलरी का आधा, मतलब यहां पे 30 दिन का मानते हैं, यहां पे 26 दिन का मानते हैं। यहां पे लेंथ ऑफ सर्विस है, लेंथ ऑफ सर्विस में क्या है मालूम है, अगर आपने 26 साल 8 महीने काम किया, मतलब आधे से ज्यादा ईयर काम कराए, तो उसको पूरा साल मान लेंगे, और आधे से कम कराए तो उसको 0 मान लेंगे, मतलब यहां पे फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। और यहां पे सीधा लिखा है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब आपने 30 साल और 99 डेज काम 30 साल और 11 महीने काम कराए तो भी 30 ही साल माना जाएगा। ठीक है, 30 साल की आधे महीने की सैलरी, मतलब 15 महीने की इफेक्टिव सैलरी, समझ रहे हो? यस। अब नहीं समझा तो भैया आप रेगुलर लेक्चर ले लो, फिर इससे भी ज्यादा। और हाफ इंटू एवरेज मंथली सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। और एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकालना है, कहां पे निकाला था, लीव सैलरी में, और वहां पे रिटायरमेंट डेट देखते थे, यहां पे रिटायरमेंट मंथ देखना है, पिछले 10 महीने की सैलरी। ठीक है, कंप्लीटेड ईयर्स इंक्लूड्स अर्लियर एम्प्लॉयमेंट, अगर वहां पे आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती थी, मतलब आपने पहले किसी जगह पे 10 साल काम किया, वहां पे आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती थी, फिर आप दूसरे कंपनी में वहां 20 साल काम किया, तो पहले ग्रेचुटी नहीं मिलती थी ना, तो इस कंपनी में आपको 20 प्लस पिछला एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड करेंगे, ऐसा है। और लेंथ ऑफ सर्विस मतलब आधा से बड़ा है, मोर देन हाफ इज इक्वल टू फुल ईयर। और 15 डेज सैलरी कैसे निकालेंगे, सैलरी लास्ट ऑन इंटू 15 डिवाइड बाय 26, बस ये बता चुका हूं मैं। उसके बाद अगर डिफेंस पर्सनल को ग्रेचुटी मिलती है तो एग्जम्प्ट है, अगर पीरियड ऑफ सर्विस के दौरान ग्रेचुटी मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल है। और हाँ, ग्रेचुटी अगर आपको आपके मरने के बाद आपके विडो को मिलती है या आपके बच्चों को मिलती है तो भैया वहां पे एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूं और मैं को ही ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मिला तो भी उनके लिए भी ये सेम टू सेम एग्जम्पशन अवेलेबल रहेगा। क्लियर है? यस। उसके बाद छोटे से पॉइंट बचे दो, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, ये बड़ा शानदार सा कंपेंसेशन। एग्जम्प्ट कितना रहेगा, 5 लाख अमाउंट रिसीव्ड और 15 डेज एवरेज पे इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। अब 15 डेज एवरेज पे इनटू लेंथ ऑफ सर्विस मतलब क्या है,
अभी तो पढ़ा था 15 डेज एवरेज पे इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। अरे सर ये कवर्ड बाय पोगा वाले है ना, वैसा सेम टू सेम ये पॉइंट है, और अमाउंट रिसीव्ड भी सेम टू सेम है, सिर्फ वहां पे 20 लाख था, यहाँ पे 5 लाख हो गया। ठीक है, और हाँ अगर कंपेंसेशन मिलता है वर्कमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में तो पूरा का पूरा एग्जाम रहता है सेक्शन 1010B में, दैट्स इट, खत्म। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन 5 लाख अमाउंट रिसीव्ड, और पोगा वाला 15 डेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ 15 डेज एवरेज सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब हाफ से ज्यादा रहा तो फुल मानेंगे। और हाँ ये याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम में अगर वर्कमैन को कंपेंसेशन मिलता है तो 1010B में एग्जाम्प्ट है वो। ओके, वीआरएस कंपेंसेशन आपको मिल रहा है। वीआरएस कंपेंसेशन के अंदर एक बच्चे गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, वीआरएस कंपेंसेशन के अंदर जो मैक्सिमम एग्जम्पशन है वो 5 लाख रुपए का है, और ये भी एग्जम्पशन तब अवेलेबल है जब आप ये कंडीशन सैटिस्फाई करते हो। ठीक है, एग्जम्पशन ऑफ 5 लाख इज अवेलेबल इफ फॉलोइंग कंडीशन इज सैटिस्फाइड। क्या कंडीशन है? जो बोलते हैं आपको अमाउंट मिल रहा है ना वीआरएस पे, वो अमाउंट इन दोनों के हाइयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ए निकालना है, आपको बी निकालना है, ये दोनों में से जो भी हाइयर है वो लेना है। मान के चलो आपका ए हाइयर है और ए आया है 20 लाख रुपए, अब ये 20 लाख है, ये 18 लाख है। ठीक है, अब दोनों में से क्या हाइयर है भैया? 20 लाख हाइयर है। अब 20 लाख से ज्यादा आपको वीआरएस कंपेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर 20 लाख से ज्यादा वीआरएस कंपेंसेशन मिला तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं है, और 20 लाख से कम वीआरएस कंपेंसेशन मिला आपको, जैसे मान के चलो आपको 15 लाख का वीआरएस कंपेंसेशन मिला, तो उसमें से 5 लाख एग्जम्प्ट, ऊपर के 10 लाख पे टैक्स भरना है। ठीक है, ओके। तो भैया क्या है, 5 लाख का एग्जम्पशन कब मिलता? जब वीआरएस ए और बी में से हाइयर से ज्यादा नहीं है। तो ए और बी क्या है सर? तो पहला है 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब जितने साल आपने काम करा इनटू 3 मंथ सैलरी, मतलब हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी। आपने 30 साल काम करा है, इंटू 3 कर दो, 90 महीने की सैलरी आपकी। पहला पॉइंट है 90 मंथ्स की सैलरी, या 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। और दूसरा सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जब हुआ आप तब कितना सैलरी था, इंटू बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो आप। अब आप जब समझ लो, जब आप रिटायर हुए तब आपकी सैलरी थी 50,000 रुपए, ठीक है, और आपने 4 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, 1 साल के 12 महीने, 4 साल के 48 महीने, 48 इंटू 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 24 लाख का अपना ये अमाउंट है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कितनी सैलरी आपकी बची हुई है वो अमाउंट से ज्यादा वीआरएस नहीं मिलना चाहिए, या हर साल के लिए 3 महीने, ये दोनों में से जो भी हाइयर है उससे ज्यादा वीआरएस नहीं मिलना चाहिए। मिला तो फांसी देंगे, नहीं एग्जम्पशन नहीं देंगे, और उससे कम मिला तो वीआरएस हाँ दे देंगे। समझ रहे हो? हाँ, यस। और हाँ, इस पे सारे भी क्वेश्चन बना रखे मैंने, अगर आपको याद नहीं आ रहा जो क्वेश्चन अपन ने करे हुए, तो आपकी जिम्मेदारी है एक बार कंसेप्ट बुक खोल लो, गप 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 क्वेश्चन देख लो। ठीक है, हाँ जी। नेशनल पेंशन स्कीम, अगला नेशनल पेंशन स्कीम चालू करने के पहले ये क्या लिखा है पढ़ लेना। हेल्प योर फ्रेंड बाय शेयरिंग दिस बुक, जेन्युइनली हेल्प होंगी, मतलब बच्चे दुआ देंगे उनके आपके। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में भैया क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ सैलरी, और सेम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या होता है, एम्प्लॉय के हाथों में पहले सैलरी में इंक्लूड होता है, और बाद में 80 CCD 2 के अंदर डिडक्शन मिलता है 10% और 14%, 10% नॉर्मल को, 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी, अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, उसका भी डिडक्शन उसको 80 CCD में मिलता है। भैया ये कहां मिलेगा सर? ये मिल जाएगा आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में, जो इसी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। 80 CCD 1, 80 CCD 2, 80 CCD 1 भी एडिशनल 50,000 का डिडक्शन। याद है आपको? नहीं याद तो रिवीजन वीडियो देख लेना गप के से। ठीक है, और मैच्योरिटी अमाउंट जो एनपीएस से आपको मिलता है ना, वो टैक्सेबल रहता है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 1012A 1012B। ठीक है, 1012A फुल विड्रॉवल, 1012B पार्शियल विड्रॉवल। ठीक है, हाँ जी बस। और ये सर, ये दोनों के वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, यहां पे अपना सैलरी होता है खत्म। एक लास्ट हेड बचा है कैपिटल गेन्स का, पीजीबी पे अपन ने कर दिया है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उनके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो जितने बार आपको लगता नहीं तसल्ली, तब तक देख लो। एंड हाँ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।